सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच अर्जुना नीट 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोगों को मेरी आवाज अच्छे तरीके से सुनाई दे रही है, अगर मैं आप सभी लोगों को ठीक तरीके से दिखाई दे रहा हूं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू की। हम लोग एपिथेलियल टिश्यू ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, सेल जंक्शंस को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी लगभग मान के चलिए कि इस चैप्टर का, टिश्यूज चैप्टर का आपका 30% काम हो चुका है। आज हम कनेक्टिव टिश्यूज को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे एंड कल का लेक्चर यानी अगला लेक्चर भी हमारा इसी के लिए डिवोटेड होगा एंड देन आफ्टर हम लोग मस्कुलर और नर्वस टिश्यू की ओर बढ़ रहे होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन जहां पर हम लोग थोड़ा सा गहराई में बात करने वाले हैं अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज। कल हम लोगों ने कुछ बातें कर ली थी कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, उन्हीं बातों को पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको लिखाकर रिवाइज कराऊंगा और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ हम लोग बोलकर भी रिवाइज कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। क्या राम लखन की जोड़ी थी ये, जहां जहां एपिथेलियल टिश्यू था उसके नीचे आपका कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जा रहा था? बिल्कुल पाया जा रहा था। इसके अलावा जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है ये आपका कनेक्शन और सपोर्ट का काम करता है फॉर अदर टिश्यूज ऑल्सो। ये मस्कुलर टिश्यू को भी सपोर्ट करता है, नर्वस टिश्यू को भी सपोर्ट करता है। पूरी की पूरी बॉडी में जहां पर भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत है वहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन का काम कनेक्टिव टिश्यू ही करता है, क्योंकि ब्लड भी इसी टिश्यू का एक एग्जांपल है। तो सपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट में, हर जगह ये पाया जा रहा है। सो क्या ये मोस्ट अबंडेंट टाइप का टिश्यू है? क्या ये मोस्ट अबंडेंट टाइप का टिश्यू है? बहुत ज्यादा अबंडेंट था, बहुत ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड था? बिल्कुल था सर। इसके अलावा अगर आप देखें तो एपिथेलियल टिश्यू जो था ये आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों से बना हुआ हो सकता है, जबकि हमारा कनेक्टिव टिश्यू कौन सी जर्म लेयर से बना था, किस प्रकार के सेल से बना था? फटाफट बताइए। हमारा मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों के दोनों किससे मिलकर बने हुए थे? आपका मेसोडर्म से मिलकर बने हुए थे, यानी मेसोडर्मल ओरिजिन था इनका। और ऐसे सेल्स, मेसोडर्म के ऐसे सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? मेसेनकाइमल सेल्स कहते हैं। मेसेनकाइमल सेल्स कहते हैं, करेक्ट। अगर आप एक डायग्राम देखना चाहें तो भैया ये है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कौन पाया जाएगा? इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कौन पाया जाएगा? आपका एपिथेलियल टिश्यू। लेट्स से यहां पर मैं कुछ कोलमनार सेल्स बना देता हूं। यह है आपका एपिथेलियल टिश्यू। न्यूक्लियस इसमें बेसल होगा, नीचे न्यूक्लियस पाया जा रहा होगा। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कौन सा टिश्यू पाया जाएगा? आपका कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। आपका कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। तो अच्छी खासी दोस्ती है आपके एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू में। जहां जहां एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके नीचे आपका कनेक्टिव टिश्यू जरूर जरूर पाया जा रहा होता है। यह चीज एक मैंडेटरी कंडीशन थी, हमें बात अच्छे तरीके से पता है, राइट। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू था इसके बारे में एक और चीज हमने पढ़ी थी भैया। यहां पर अगर आप देखें तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके दो पार्ट्स हैं। ऊपर वाला पार्ट कहलाता है बेसल लमाइना, जो कौन बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू। और नीचे वाला पार्ट कहलाता है रेटिकुलर लमाइना, जो कौन बनाता है? कनेक्टिव टिश्यू। भाई अगर इस पर्टिकुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को आप दो टुकड़ों में तोड़ें तो ऊपर वाला टुकड़ा कौन बनाएगा? ऊपर वाला टुकड़ा बनाएगा ऊपर वाला टिश्यू, और नीचे वाला टुकड़ा बनाएगा नीचे वाला टिश्यू। तो ये जो नीचे वाला टिश्यू था इसमें क्या थे? आपके फाइबर्स प्रेजेंट थे, फाइबर्स प्रेजेंट थे, राइट। इसका मतलब कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के पास ये ताकत होती है कि वो फाइबर्स बना पाए। तो हर प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू में आपको फाइबर्स देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट ब्लड। सर ब्लड में फाइबर्स क्यों नहीं होते? क्योंकि ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम है मेरे दोस्तों ट्रांसपोर्ट का काम, यानी इसको हमेशा बहते रहना है, इसको फ्लूइडिटी जो है मेंटेन करके रखनी है। ये आपका लिक्विड है। जैसे कि आपके घर में कोई पाइप है, उसमें अगर कचरा जमा हो जाए तो वहां से पानी फिर फ्लो नहीं कर पाता। उस कचड़े को आपको कोई लकड़ी डाल करके साफ करना पड़ता है, हटाना पड़ता है ब्लॉकेज को, तब जाके पानी ठीक तरीके से पास हो पाता है। इसी प्रकार से अगर ब्लड फ्लूइड ना होकर के फाइबर कंटेन करता तो भैया ब्लड भी तो जगह जगह पर इकट्ठा हो जाता। ये फाइबर जो है, धागे जो है आपस में गुथ जाते और आपकी नसें, आपकी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज क्या हो जाती? ब्लॉक हो जाती एंड अल्टीमेटली आपको बहुत जल्दी हार्ट अटैक आ जाता।
इसीलिए हमारा पर्पस है कि हम ब्लड को लिक्विड रखें, उसके अंदर फाइबर्स बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो। इसीलिए जो ब्लड और लिम्फ हैं, इनमें बिल्कुल भी फाइबर्स देखने को नहीं मिलते। उसके अलावा कोई भी कनेक्टिव टिश्यू आप ले लीजिए, हर कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स पाए जाएंगे। सिंपल सी बात है ना, लॉजिकल बात है। अगर आप चाहते हैं कि ब्लड बेहतर रहे तो आपको उसके अंदर फाइबर्स नहीं रखने चाहिए, अदरवाइज वो फाइबर कहीं ना कहीं जाकर के अटक जाएंगे और आपका वहां पर क्या है, ब्लॉकेज हो जाएगी। जैसे आपने बहुत कॉमनली ये चीज देखी होगी, आपके घर में मोटर है पानी की, है ना, और उस पानी की मोटर में पाइप कनेक्ट करके आपने कई बार पानी छिड़का भी होगा। अब कई बार क्या होता है, हम लोग ना उस पाइप के साथ छेड़खानी करते हैं। हम उस पाइप को ना अंगूठे से दबा लेते हैं, बीच में से दबा लेते हैं, जिससे पानी की 2 धारें निकलनी शुरू हो जाती हैं। पहले तो आपका जो पाइप है उससे सारा पानी एक साथ निकल रहा है, रेगुलर फ्लो में निकल रहा है, लेकिन जब हम उस पाइप को दबा लेते हैं तो पानी आपका बहुत दूर जाता है। और इसी मस्ती के चक्कर में कई बार क्या होता है, हम बहुत तेज दबा लेते हैं पाइप को। हम ये देखना चाहते हैं कि हम कितनी देर पानी को रोक सकते हैं, लेकिन वो जो पाइप आपने दबाया है, उस चक्कर में आपका पाइप जो है ना, दूसरे एंड से जहां से मोटर से कनेक्टेड था, मोटर उस पाइप को दूर फेंक देती है। क्योंकि मोटर लगी हुई है पानी को आपका पंप करने में, आपने पानी को आगे से ब्लॉक कर लिया है। तो क्या रास्ता है हमारे पास कि या तो मोटर फेल हो जाएगी या फिर आपका पाइप निकल जाएगा, क्योंकि मोटर तो प्रेशर लगा ही रही है। सेम केस होता है हमारे हार्ट के साथ। हमारा हार्ट क्या है, हमारी मोटर है। हमारा हार्ट क्या है, हमारा पंपिंग ऑर्गन है। ये हार्ट आपका पंप कर रहा है ब्लड को। अगर बीच में कहीं ब्लॉकेज हो गई तो आपका ब्लड तो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अब आपका हार्ट चाहता है कि मैं जोर से धक्का लगाऊं कि थोड़ा बहुत ब्लड आगे बढ़े, तो आपका हार्ट और जोर जोर से पंप करने लगता है, लेकिन फिर भी वो ब्लॉकर हट नहीं पा रहा है। आपका हार्ट और जोर जोर से पंप करने लगता है, फिर भी वो ब्लॉकर हट नहीं पा रहा है। फिर आपका हार्ट बहुत तेज पंप कर करके एक टाइम पे फेल हो जाता है एंड अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन यहां पर आ जाती है। सो अल्टीमेटली हम लोगों को चाहिए कि हमारा ब्लड जो है वो फ्लूइड रहे, उसके अंदर फाइबर्स नहीं पाए जाने चाहिए। इससे ज्यादा बेहतरीन लॉजिक आप नहीं सुन सकते आज के दिन में, राइट। तो हम यहां पर उन 3 चीजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो हमने कल देखी थी, राइट। अब मेरे दोस्त यहां पर हम इन सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे। कुछ बातें आपने कल लिख ली थी, वो दोबारा लिखा दूंगा, है ना। तो जो जो बातें आपने लिख रखी हो वो स्किप कर देना, आप आगे की बातें नई नई जो है वो आप लिखते रहना। भाई कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू में पहली चीज जो पाई जाएंगी वो है सेल्स। मैंने आपको क्या बताया, कनेक्टिव टिश्यू जो है इनके सेल में वो ताकत है कि ये फाइबर्स बना सकें, खुद की मैट्रिक्स बना सकें। तो फाइबर्स बनाने वाले सेल को कल हम क्या कह रहे थे दोस्त? पहले टाइप का सेल आपका क्या था? फाइबर बनाने वाला सेल क्या कहला रहा था? आपका कहला रहा था फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रो का मतलब होता है फाइबर और ब्लास्ट का मतलब होता है बनाने वाले, सिंथेसिस। तो यहां पर फाइबर्स की सिंथेसिस हो रही है। तो इस प्रकार के सेल्स जो फाइबर को सिंथेसाइज करते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? फाइब्रोब्लास्ट। और ये फाइब्रोब्लास्ट और क्या क्या बना सकते हैं? मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो आप यहां एक लाइन में लिख लीजिए, केट सिंथेसाइज फाइबर्स प्लस मैट्रिक्स। ये जो कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू का ग्राउंड सब्सटेंस है, सेल्स के बीच में भरा हुआ जो माल है, ये भी आपका कौन बनाएगा? फाइब्रोब्लास्ट ही बनाएगा। और नाम ही फाइब्रोब्लास्ट है तो फाइबर्स तो बनाएगा ही बनाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, फाइब्रोब्लास्ट के बाद कौन सेल आ रहा है? मस्त सेल आ रहा है ना। इसको टेक्निकली मास्ट सेल कहा जाता है, मास्ट सेल कहा जाता है। तो ये जो मास्ट सेल है ना, ये क्या है भैया? ये जो मास्ट सेल है ना, ये किसके सिमिलर है? आपके ब्लड में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, बेसोफिल सेल्स, उनसे सिमिलैरिटी रखता है आपका मास्ट सेल्स। ये कुछ केमिकल्स बनाते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहां पर सिमिलर टू बेसोफिल सेल ऑफ ब्लड, सिमिलर टू बेसोफिल ऑफ ब्लड, राइट। जब आप बेस बढ़ाते हो म्यूजिक का तो म्यूजिक मस्त लगने लगता है ना। ऐसे याद करना है कि मस्त सेल क्या है? मस्त सेल वो है जिसमें बेस बढ़ा हुआ हो। बेबी को बेस पसंद है और हमको भी बेस पसंद है। जब भी हम गाने सुनते हैं हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा बेस हमारे पास आए जिससे हम म्यूजिक को एंजॉय कर पाए। तो बेसोफिल जो है ये आपके एक तरीके के कनेक्शन शो करते हैं मास्ट सेल के साथ। मास्ट सेल 3 केमिकल बनाता है और सिमिलरली बेसोफिल भी 3 ही केमिकल बनाता है। क्या क्या बनाता है? It secretes heparin
हिस्टामिन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। हेपरिन क्या है? किसी को पता है हेपरिन क्या है? हेपरिन इज बेसिकली योर एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट मतलब, एंटी मतलब अपोजिट, कोएगुलेंट मतलब आपका कोएगुलेशन होना, कत्था बनना, ब्लड का कत्था बन जाना, ब्लड का क्लॉट बन जाना, दैट इज बेसिकली ड्यू टू कोएगुलेशन। यानी समझ लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल है, यह आपकी ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल के एक पार्ट में लेट से ब्लड आपका जमा हो गया। ब्लड वैसे तो लिक्विड होता है, यहां पर लेट से आपका ये कोएगुलेट हो गया, यानी कत्था बना लिया इसने। अब ये आपका लिक्विड नहीं रहा, थोड़ा सा क्या हो गया, जेल लाइक हो गया। अब लिक्विड है तो तेज बह जाएगा, जेल लाइक है तो धीरे धीरे खिसकेगा। भाई पीछे वाले ब्लड को तो जगह नहीं मिल रही ना। कई बार आपने देखा होगा कि आपके आगे चल रहा होता है एक अति स्लो आदमी, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आपके आगे एक इतना स्लो आदमी चल रहा है जो कि बिल्कुल भी सीढ़ी मर मर के चढ़ रहा है। आप लेट हो रहे हो अपने काम के लिए, तो आप चाहते हो कि यार जल्दी से ये आदमी अपनी मंजिल तक पहुंचे, जिससे मैं फटाफट क्या करूं, ऊपर की सीढ़ियां जल्दी जल्दी चढ़ पाऊं। यहां पर क्या है भैया, यहां पर आपका ये कोएगुलेशन हो चुकी है ब्लड की। अब ये जो पूरा का पूरा कत्था है ये स्लो चल रहा है, तो इस चक्कर में पीछे का ब्लड भी स्लो चल रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे इस कोएगुलेशन को रोक देना है। तो जब हमारे सेल्स को पता लगता है, जब हमारे जो ब्लड वेसल के सेल्स हैं ये सेंस कर लेते हैं कि भैया बीच में एक ब्लॉकर आ रहा है, उसको हमें हटाना है, तो हमारे ब्लड में क्या रिलीज होता है, हेपरिन रिलीज होता है। ये हेपरिन क्या है, एंटीकोएगुलेंट, मतलब इस कोएगुलेशन को रोकता है, अपोज करता है। तो ये जो आपकी कोएगुलेशन हुई है ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ये आपकी खत्म हो जाती है। तो इट इज एन एंटीकोएगुलेंट, इट इज एन एंटीकोएगुलेंट, इट इज एन एंटीकोएगुलेंट, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हिस्टामिन और सेरोटोनिन, एक है जो आपके ब्लड वेसल को चौड़ा कर देता है, वेसो डायलेटर, और एक है जो आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। अच्छा मुझे यह बताइए, समझ लीजिए ये आपके एक ब्लड वेसल है और दूसरा ये आपकी एक ब्लड वेसल है ना। दिस इज ब्लड वेसल ए, दिस इज ब्लड वेसल बी। इन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है, तो मुझे बताइए ब्लड का प्रेशर ज्यादा कहां होगा, वेसल ए में या वेसल बी में? ब्लड का प्रेशर ज्यादा कहां होगा? आपने फवारा चलते हुए देखा है? जी सर, कभी ना कभी तो देखा होगा। यह आपका मोटा वाला पाइप है जिससे पानी आ रहा है फवारे में, यह आपका फवारा है, और इस फवारे में ऐसे आपके दो छेद बने होते हैं। यहां से पानी आपका स्लो स्लो आता है, लेकिन ये जो पतले आपके पाइप्स हैं इनसे पानी बहुत दूर दूर जा रहा होता है, सारी फसलों तक पहुंच रहा होता है, राइट। तो अगर यहां पर आप देखें तो इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल का डायमीटर है कम, इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल का डायमीटर है ज्यादा। आप समझ लीजिए इतना मोटा पाइप है, इसमें 2 लीटर पानी डाला है ना, तो मोटा पाइप है, स्लोली मूव कर जाएगा आराम से। लेकिन ये आपका पतला पाइप है ना, इसमें एकदम प्रेशर ज्यादा रहेगा, पाइप पतला है तो पानी कंपैरेटिवली ज्यादा यहां पर प्रेशर लगा रहा होगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो सेम अमाउंट ऑफ ब्लड भी अगर आ रहा है और आपकी ब्लड वेसल का डायमीटर कम है तो बीपी बढ़ा हुआ महसूस होगा, ब्लड का प्रेशर यहां ज्यादा महसूस होगा और यहां पे बीपी आपका कम महसूस होगा, है ना। बहुत चौड़ी है वेसल, धीरे धीरे ब्लड फ्लो करेगा, तो यहां प्रेशर कम लगा रहा है ब्लड, यहां प्रेशर ज्यादा लगा रहा है ब्लड। तो जब आपकी ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, तो आपका बीपी क्या हो जाएगा, चौड़ी हो जाती है तो बीपी आपका क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हो जाएगा। और जब आपकी ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, पतली हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, राइट। ये बातें हैं। तो पाइप अगर पतला तो बीपी ज्यादा, और अगर पाइप मोटा तो बीपी कम, राइट। तो ये आपके 3 केमिकल्स हैं जो कौन बनाते हैं, मास्ट सेल्स बनाते हैं, है ना। और ब्लड के अंदर आपका बेसोफिल बनाता है। एक ही बात है, ये जो बेसोफिल होते हैं ये अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज में जाकर मास्ट सेल कहलाने लग जाते हैं।
यानी अगर ये बेसोफिल है, ब्लड में प्रेजेंट है, तो इसको बेसोफिल ही बोलेंगे, कहीं और चला गया तो इसको मास्ट सेल बोलेंगे। जैसे कि एक लड़का है, उसका नाम है समीर, तो भारत में है तो उसका नाम है समीर, यूएसए में जाते हैं उसका नाम सैम हो जाएगा। है तो अपना समीर ही, है तो अपना गोटिया ही, लेकिन भैया क्या हो गया, बाहर जाके नाम चेंज हो गया, उसका सरनेम निकनेम थोड़ा सा उसने मॉडिफाई कर लिया है, तो उसी हिसाब से ये आपका बेसोफिल ही है, लेकिन इसका नाम मस्त हो गया, बाहर जाके थोड़ी मस्ती करने लग गया, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, मस्त सेल हो गया। ठीक है, ये आपकी छोटी छोटी बातें हैं, है ना, इतना डिटेल में नहीं चलना, जितना लिखवा रहा हूं वो भी आपके बहुत काम आने वाला है, बस इतनी सी बात याद रखिए। चलिए, अगला सेल हमने क्या पढ़ा था, अगला सेल हमने पढ़ा था मैक्रोफेज। मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, मैक्रो मतलब बड़े साइज का, मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, है ना। और ये क्या करता है, फैग का मतलब क्या है, फैगोसाइटोसिस करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, सेल्स को खा जाता है। कौन से सेल्स को खा जाता है, चाहे तो हमारी बॉडी के ही डेड सेल्स को खा जाता है, या फिर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाए तो उसको भी खा जाता है। यानी हमारी बॉडी में अगर कोई हमको नुकसान पहुंचाने के लिए आया है तो उनसे हमको कौन बचाएगा, उनसे हमको बचाएगा मैक्रोफेज, ये उनको खाने की कोशिश करेगा। अगला जो है हमारा भाई यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपका प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल क्या बनाता है, प्लाज्मा सेल क्या बनाता है, इट सिक्रीट्स एंटीबॉडीज, इट सिक्रीट्स एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है, हमारे डिफेंस वेपन्स हैं, हमारे हथियार हैं जिनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम ऑल द पैथोजेंस। अगर हमारी बॉडी में कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया आ रहा है तो उसको मारने के लिए हम हथियार बनाते हैं, कोई दूसरा बैक्टीरिया आ रहा है तो उसे मारने के लिए दूसरा हथियार बनाते हैं। इसी प्रिंसिपल पे काम करती है हमारी वैक्सीनेशन। भाई आपने किसी बीमारी की वैक्सीन लगा ली, यानी आपके पास उस बीमारी के पैथोजन से लड़ने के लिए क्या आ गए, हथियार आ गए, राइट। तो अब आपके ब्लड में वो हथियार घूम रहे हैं जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, और ये एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में एंटर करने वाले जितने भी हानिकारक केमिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आपकी बॉडी में एंटर करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बैंड बजाता है, राइट। ये आपको प्लाज्मा सेल से बनते हुए दिखाई देते हैं। देन आपका यहां पर लास्ट आता है एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स क्या कहलाते हैं, फैट सेल्स कहलाते हैं। आपकी बॉडी में फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम फैट सेल्स या एडिपोसाइट्स कहलाते हैं। भाई आपकी जो स्किन है इसमें फैट जमा हो रखा है, बिल्कुल जमा हो रखा है सर। हमारी जो स्किन है इसके नीचे एक लेयर है फैट की, हम जो भी खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, या तो हम उस न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करके फटाफट एनर्जी बना लेते हैं, लेकिन अगर हमारी बॉडी में कई बार न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उसको हम फैट में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। तो दैट्स वाई हम सब के अंदर स्किन के नीचे क्या होती है, एक फैटी लेयर होती है, जो कि आपकी किसकी बनी होती है, अडाइपोज टिश्यू की बनी होती है। तो यहां पर आपको एडिपोसाइट्स या फैट सेल्स देखने को मिलते हैं, राइट। मोनोसाइट्स जो हैं वो भी आपके इसी में आते हैं, ब्लड में आप और डिटेल में पढ़ लेंगे मोनोसाइट्स के बारे में, तो टेंशन नहीं है, इतना भी पढ़ लोगे बहुत है, ज्यादा ही पढ़ लिया है, ठीक है। अब यहां पर एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, आराम से सुनिएगा, एक एक चीज को आराम से सुनिएगा, बहुत प्यार से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया कि कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग चीजें होती हैं, तो सबसे पहले हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स, क्योंकि आपको पता है सेल्स ही मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। तो यहां पर सेल का होना तो बहुत जरूरी है। और जो पहला ही सेल है इसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट। तो ये फाइब्रोब्लास्ट है, तो ये फाइबर्स को क्या कर रहा होगा, सिक्रीट कर रहा होगा, सिंथेसाइज कर रहा होगा, यानी कि इस टिश्यू में फाइबर्स भी होंगे, है ना, तो फाइबर्स भी होंगे। और यही फाइब्रोब्लास्ट क्या बनाता है, आपकी मैट्रिक्स भी बनाता है। तो यहां पर आपकी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स भी हो जाएगी। तो तीन कंपोनेंट्स जो हैं वो हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स, इनके फाइबर्स और इनकी मैट्रिक्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है आपके मस्त सेल। ये जो मस्त सेल हैं ये मस्ती में इसीलिए है क्योंकि म्यूजिक का बेस ज्यादा है ना। तो जो बेसोफिल सेल्स है यही आपके ब्लड से निकलने के बाद मस्त सेल कहलाते हैं। अगर ये सेल्स ब्लड में है तो इनको बेसोफिल ही बोला जाएगा, अगर ये ब्लड से बाहर आ गए हैं तो इनको मस्त सेल कहा जाएगा। ये जो मस्त सेल हैं तीन केमिकल बनाएंगे, हेपरिन विच इज एंटीकोएगुलेंट,
ब्लड का कहीं पर अगर आपका कोएगुलेशन हो रहा है, ब्लड आपका डेंस हो रहा है, तो बढ़िया तरीके से फ्लो नहीं कर पाएगा, उसके फ्लो में रुकावट आएगी और उस रुकावट को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, जिससे ब्लड बढ़िया तरीके से फ्लो कर सके। तो बीच में जहां पर भी ब्लॉकेज आ रहा है वहां पर आप हेपेरिन रिलीज कर देंगे और ब्लड का जो कोएगुलेशन हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, आपका एंटी कोएगुलेंट इसको कहा जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है, आपका वेसो डायलेटर। वेसो मतलब वेसल, ब्लड वेसल, डायलेटर डायलेट हो जाना यानी चौड़ी हो जाना, है ना। जब आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, है ना, तो इसे कहते हैं आपकी प्यूपिल का डायलेट होना, आंखें बड़ी हो रही हैं, राइट। तो यहां पर भी आपकी ब्लड वेसल बड़ी हो रही है, ब्लड वेसल बड़ी हो रही है तो ब्लड इसके अंदर आराम से फ्लो करेगा, ज्यादा प्रेशर महसूस नहीं होगा, तो बीपी हो गया कम। सेरोटोनिन इज वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, कॉन्स्ट्रिक्ट यानी पतला कर देगा आपका ब्लड वेसल को। अगर ब्लड वेसल पतली हो गई तो इसके अंदर से ब्लड बहुत तेजी से रश करेगा, बहुत तेजी से मूव करेगा, यानी ब्लड प्रेशर हो जाएगा आपका ज्यादा। तो ये 3 केमिकल बनाता है आपका मस्त सेल, जो कि आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। देन मैक्रोफेज, मैक्रो का मतलब लार्ज, फेज का मतलब फैगोसाइटिक, यानी अल्टीमेटली ये जो सेल है आपकी बॉडी में एंटर करने वाले जो पैथोजन हैं, जो बीमारी कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको खा जाता है। जो जो इसके बस के होंगे उनको ये खा जाएगा। अब कई पैथोजन ऑब्वियसली ऐसे भी होते हैं जो इनको चकमा दे सकते हैं, मैक्रोफेज से बच के निकल सकते हैं। क्योंकि सोच के देखिए, अगर हमारी बॉडी में मैक्रोफेज है, अगर हमारी बॉडी में प्लाज्मा सेल है जो एंटीबॉडी बनाती हैं, तो हमें तो टेक्निकली कोई भी बीमारी नहीं लगनी चाहिए थी भाई। हर 15-20 दिन में, 30 दिन में हम लोगों को बुखार हो जाता है, हम लोगों को जुकाम हो जाती है, बार बार ये बीमारियां क्यों आती रहती हैं? क्योंकि ये जो बीमारी कॉज करने वाले पैथोजन हैं ये अपने आप को बार बार मॉडिफाई कर लेते हैं, तो हमें उनके लिए हमेशा नई नई एंटीबॉडीज बनानी पड़ती हैं। और ये जो मैक्रोफेज है इनको भी चकमा देकर के वो निकल जाते हैं, थोड़े फास्ट मूवर होते हैं, फटाफट भाग जाते हैं इनकी पकड़ से बच के। तो प्लाज्मा सेल बनाते हैं एंटीबॉडी, जो कि है हमारे डिफेंस के हथियार। एंड अडीपोसाइट, अडीपो मतलब फैट, साइट का मतलब है सेल, इसीलिए सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है, इन्हें फैट सेल कहा जाता है। ये फैट स्टोर करते हैं हमारे स्किन के नीचे की जो लेयर है जिसमें फैट, ये चर्बी आपको दिखाई दे रही है, ऐसे पकड़ के देखना, ये जो है आपकी फैट की लेयर है, दिस इज अडाइपोस टिश्यू जो आपकी स्किन के नीचे पाया जा रहा है। करेक्ट है, ये आप देख लीजिए, मेन ये है ना। मोनोसाइट आपको ब्लड में पढ़ा देंगे, डोंट वरी। अगला देखिए मैट्रिक्स। भाई मैट्रिक्स जो है, इसके बारे में पहला पॉइंट आपने क्या सीखा, इस बोर्ड पे से देख करके पहला पॉइंट बताइए। मैट्रिक्स जो है वो आपका कौन बनाता है, बोर्ड पे देख के बताइए, फटाफट चैट सेक्शन में लिखिए, बताइए बताइए बताइए। मोनोसाइट क्या है भैया? मोनोसाइट और मैक्रोफेज एक ही बात है ना। आराम से पढ़ना इसके बारे में, ब्लड में और डिटेल में बात करेंगे, है ना। तो उनको अलग अलग भी लिख सकते थे, एक साथ भी लिख सकते हैं। मैक्रोफेज थोड़ा फंक्शनल फॉर्म है, इसीलिए इसको हम लोग यहां पर नाम से लिख लेते हैं, करेक्ट। तो यहां पर क्या है भैया, फाइब्रोब्लास्ट ही आपका फाइबर और मैट्रिक्स बना रहा है। तो यहां पर मैट्रिक्स जो है ये, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट। ये जो मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस है, ये आपका किस चीज का बना होता है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, जिनको आप क्या कहते हैं? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, यानी कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है ना, कॉल्ड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकस लाइक था, कॉल्ड म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की ये बनी हुई होती है, राइट। म्यूको नाम में आ रहा है, तो ये कैसी है आपकी लेयर? आपकी म्यूकस लाइक है, या सब्सटेंस कैसा है आपका? म्यूकस लाइक या आपका जेल लाइक, म्यूकस लाइक या आपका जेली लाइक। अब आप देखें तो कुछ में ये जो आपकी मैट्रिक्स है, कुछ टिश्यूज में बहुत स्ट्रांग भी हो सकती है और कुछ में बहुत वीक भी हो सकती है। जैसे अगर आप देखें तो कल मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवाए थे, उन सारे एग्जांपल्स को रिव्यू करिए एक बार। मैंने आपको पहला एग्जांपल लिखवाया था स्ट्रॉन्ग एंड नॉन प्लायबल, या आप कह सकते हैं सॉलिड एंड नॉन प्लायबल।
ना मुड़ने तुड़ने वाली बहुत स्ट्रॉन्ग जो आपकी यहां पर एक मैट्रिक्स है वो किसमें पाई जाती है? स्ट्रॉन्ग एंड नॉन प्लायबल, जो मुड़े तुड़े ना, ऐसी मैट्रिक्स किसमें पाई जा रही है? बोन में। आपकी हड्डी जरा सी भी फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो आपको वहां पर सॉलिड एंड नॉन प्लायबल टिश्यू देखने को मिलता है जिसकी मैट्रिक्स सॉलिड और नॉन प्लायबल है। लेकिन अगर आप देखें तो इट कैन बी सॉलिड और प्लायबल, इट कैन बी सॉलिड एंड प्लायबल, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो सकती है ना, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो सकती है। जैसे मैंने आपको कल नोटबुक का एग्जांपल दिया था, ये देखिए ये नोटबुक है, इस पे मैं बाहर से अगर फोर्स लगा रहा हूं तो ये जो नोटबुक है थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, मुड़ जाती है और वापस अपनी शेप में आ जाती है। तो इसको नुकसान भी नहीं पहुंचा, किसी चीज के रिस्पेक्ट में अपने आप को फोल्ड कर लेती है, नुकसान भी नहीं पहुंचा और वापस अपनी जगह पे भी आ जाती है, राइट। तो ये भी आपकी हो सकती है, दैट इज अ बिट फ्लेक्सिबल। और दूसरी तरफ ये जो किताब है ये आपकी सॉलिड है, ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है ना, इस पे बहुत ज्यादा जोर लगाऊंगा तो ये टूटेगी ही, हड्डी टूट ही जाती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं है, लचीली नहीं होती। तो आपकी सॉलिड एंड प्लायबल कौन है? आपका कार्टिलेज, है ना, ये आपकी प्लायबल है। और लिक्विड आपकी किसमें है मैट्रिक्स? बहता कौन है? बहती हवा सा कौन है मेरे दोस्त? आपका ब्लड, लिक्विड इन ब्लड। और ब्लड जो है आपका लिक्विड क्यों होता है? आपको अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स नहीं होते, फाइबर्स आर एब्सेंट, राइट। तो ये आपके दो कंपोनेंट्स हैं, सेल्स और मैट्रिक्स। तीसरा कंपोनेंट, सबसे जरूरी कंपोनेंट जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दैट इज फाइबर। तो फाइबर में हमने क्या देखा कि देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फाइबर्स आर देयर, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फाइबर्स जो इन टिश्यूज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फाइबर्स। कौन कौन से थे स्ट्रक्चरल फाइबर्स? आपका पहला जो था वो था आपका कोलेजन, दुनिया का सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है ये एनिमल्स में। एंड दूसरा है आपका इलास्टिन। और इनके फीचर क्या थे? इनके फीचर को हमने लिखा था शॉर्ट फॉर्म में सेफ बोल करके, SEF, सेफ, है ना। क्या था भैया इस सेफ का मतलब? इस सेफ का मतलब था स्ट्रेंथ। ये जो आपके फाइबर्स हैं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे टिश्यू को। दूसरा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे, खींच सकते हैं ये। और तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये थे आपके इंपॉर्टेंट फाइबर्स, ये हैं आपके स्ट्रक्चरल फाइबर्स। दोबारा देखिए, सारा का सारा डेटा जो लिखा हुआ है बोर्ड पे वो आपको समझा देता हूं। तीन कंपोनेंट्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। अब कनेक्टिव टिश्यू है तो सेल्स के मिलने से बना होगा, तो सेल्स तो इसमें गारंटी होंगे। वो जो सेल्स हैं उनके बीच में मटेरियल भी होगा, क्योंकि जब हमने टिश्यू की डेफिनेशन देखी थी उसी टाइम पर हमने साफ साफ बता दिया था कि जो सेल्स हैं इनके आजू बाजू का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, वो भी एनिमल टिश्यू का पार्ट है। तो सेल्स और बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये यहां पर मैंडेटरी होगा ही होगा। तीसरा, यहां पर जो सबसे जरूरी चीज है वो है फाइबर। ब्लड और लिम्फ को छोड़ के लगभग सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज में फाइबर्स पाए जाते हैं। कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स यहां पर पाए जा सकते हैं, करेक्ट। ये सारी चीजें हमने यहां तक देखी, है ना। व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर कल लिखवा दिया था, दोबारा लिखवा देता हूं मेरे भाई, है ना। इनमें से येलो फाइबर कौन सा है, फटाफट बताइए। व्हाइट फाइबर कौन सा है, येलो फाइबर कौन सा है? व्हाइट फाइबर इज योर कोलेजन एंड येलो फाइबर इज योर इलास्टिन, है ना। इनको व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर बोला जाता है इनके कलर के लिए। ये आपका अभी तक का पूरा कंटेंट है। बेसिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमने दोबारा पढ़े हैं। कल ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी, एक दो चीजों को छोड़कर। जैसे इन सेल्स के नाम हमने लिखे थे लेकिन इनके जो फंक्शंस थे वो नहीं लिखे थे, राइट। तो यहां पर हम लोगों ने ये सारी चीजें समझी, राइट। चलिए चलिए भाई, आइए दोस्त, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा गहराई में चलते हैं और अब इन बातों को और समझने की कोशिश करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स क्या हैं। आराम से देखिएगा दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है। इसी स्लाइड को अगर आप गौर से समझ गए तो आपको पूरा का पूरा टिश्यू अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।
पहले मुझे बताइए, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं आपको? एक बार लाल कलर के दिलों का नंबर बढ़ा दीजिए, फटाफट एक बार बता दीजिए यहां तक सारी चीजें सभी लोगों को क्लियर हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर सकें। फटाफट बता दीजिए, आपका रिस्पांस बहुत मैटर करता है दोस्त। एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश हो जाए। सर टेस्ट सिलेबस, भाई टेस्ट में जो पढ़ाया है वही आएगा, एपिथेलियल टिश्यू तक ही आएगा, है ना। कल मैंने आपको सेल सेल जंक्शन पढ़ाया था, सिर्फ वहीं तक आएगा टेस्ट में, उससे आगे नहीं आएगा। सो डोंट वरी, ये जो कनेक्टिव टिश्यू में करा रहा हूं ये नहीं आएगा, सिर्फ सेल सेल जंक्शन तक आएगा। फ्री हो जाइए, जहां तक मैंने पढ़ाया है उससे बाहर ऑब्वियसली मैं टेस्ट में नहीं दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, शानदार, ग्रेट। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के बारे में। और नाम को अगर आप समझ गए तो काम आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। 3 प्रकार के टिश्यूज हैं, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। खुद बताइए भाई, लूज और डेंस में क्या फर्क होगा? मेरे पास ये गमछा है यहां पर, है ना, इसको मैंने इस तरीके से पकड़ रखा है, ये लूज है या डेंस है? ये लूज है या डेंस है? सर बहुत लूज है ना, बहुत लूज है। लेकिन अगर मैं इसको डेंस कर दूं, अगर मैं इसकी डेंसिटी बढ़ा दूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको अच्छे तरीके से पैक करना पड़ेगा। और क्या इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। अब ये क्या है? डेंस है, बिल्कुल डेंस है। यानी लूज और डेंस में फर्क क्या है? बेसिकली नाम से ही हमको ये पूरा का पूरा टॉपिक डिकोड करना है। लूज और डेंस में फर्क क्या है? आराम से समझने की कोशिश करिए। यह है आपका लूज टिश्यू और यह है आपका डेंस टिश्यू। भैया इन दोनों में फर्क क्या है यह समझ लेते हैं। लूज का मतलब क्या है? लूज का मतलब यहां पर जो आपके फाइबर्स हैं, 3 ही चीजें होती हैं आपके यहां पर कनेक्टिव टिश्यू में, एक तो आपके फाइबर्स, एक सेल्स और एक मैट्रिक्स। तो यहां पर जो आपके फाइबर्स हैं और जो सेल्स हैं ये बहुत दूर दूर प्रेजेंट है। अगर ये बहुत दूर दूर प्रेजेंट है तो क्या ये लूज अरेंजमेंट दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल लूज अरेंजमेंट दिखाई दे रही है सर। ये क्या है? आपके सेल्स हैं, ये आपके क्या है? फाइबर्स हैं, और ये क्या है? आपकी बीच में बची हुई मैट्रिक्स है। ये बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, फाइबर सेल्स एकदम फैले हुए हैं आपके मैट्रिक्स के अंदर, बहुत दूर दूर हैं। तो क्या यहां पर इसे लूज कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे? यस। तो आप कहेंगे फाइबर्स सेल्स आर प्रेजेंट लूजली। ये आपके लूजली पाए जा रहे हैं, दूर दूर पाए जा रहे हैं, डिस्टेंटली पाए जा रहे हैं, तो इनको क्या बोला? लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहां पर अगर आप देखें तो फाइबर का नंबर कम है और ये काली काली मैट्रिक्स जो है ये ज्यादा है ना। लूज है यानी इसके अंदर मसाला कम है, मैट्रिक्स जो है ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। और फाइबर्स एंड सेल्स जो है ना, फाइबर्स जो है ये आपके क्या है? यहां पर बहुत कम है। अगर फाइबर ज्यादा हो जाते तो डेंसिटी बढ़ जाती क्या? तो क्या ये लूज की जगह डेंस हो जाते? अगर यहां पर मैं बहुत सारे फाइबर्स बना दूं, बहुत सारे फाइबर्स बना दूं, तो क्या ये डेंस दिखाई दे रहा है? अब बिल्कुल डेंस दिखाई दे रहा है सर। तो अगर मैं इसमें फाइबर बहुत ज्यादा बना देता, मैट्रिक्स कम बनाता, तो ये क्या हो जाते? आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो जाते। राइट, यहां पर बनाकर देख लीजिए, है ना। अपने मन की जो चुल है वो यहां पूरी कर लेते हैं। यहां भैया फाइबर ही फाइबर बना दिए, फाइबर ही फाइबर बना दिए, खूब सारे फाइबर बना दिए, बहुत सारे फाइबर बना दिए, है ना, बहुत सारे फाइबर बनाए। इन बहुत सारे फाइबर्स के साथ खूब सारे सेल्स पैक कर दिए, खूब सारे सेल्स पैक कर दिए। तो भैया मैट्रिक्स जो है काली काली, ये दिखाई भी नहीं दे रही। इतना सारा मसाला, इतना सारा माल इसके अंदर पैक कर दिया है, तो ये क्या हो गया? आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया। क्या हो गया ये आपका? डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया, बिल्कुल हो गया सर। देखिए कितना डेंसली सारी की सारी चीजें पैक्ड हैं, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर? आप यहां पर लिख सकते हैं कि फाइबर्स एंड सेल्स आर पैक्ड
क्लोजली आर प्रेजेंट, क्लोजली एक दूसरे के बहुत पास पाए जा रहे हैं, देयरफॉर डेंसिटी बढ़ गई है, तो इसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। यहां पर फाइबर्स और सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा है, फाइबर्स और सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा है, आपकी मैट्रिक्स कंपैरेटिवली कम है, आपकी मैट्रिक्स कंपैरेटिवली कम है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू कह देंगे। सर बिल्कुल कह देंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कह देंगे इसको, राइट। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज फाइबर, एंड ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज सेल्स, राइट। यही सारी की सारी चीजें यहां पर पाई जाएंगी। अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, नाम देखो LOO, OO के एग्जाम्पल होंगे AA, OO के एग्जाम्पल होंगे AA, है ना, OOAA याद कर लेना भाई, है ना। वैसे तो कहोगे सर बहुत फुद्दू ट्रिक है, पर भाई काम कर जाती है। मैंने ऐसे ही याद किया था अपने टाइम पर। एरियोलर टिश्यू, क्योंकि कंफ्यूजन होती थी कि भैया एरियोलर, कार्टिलेज, बोन किसके एग्जाम्पल है, एरियोलर टिश्यू और अडाइपोस टिश्यू। तो AA से दो ही एग्जाम्पल हैं, ये दोनों के दोनों किसके होंगे, आपका L के आगे OO आ रहा है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है एरियोलर और अडाइपोस, ठीक है। OOAA, है ना भाई, जब ओ करने पे जादू आ सकता है मंगल ग्रह से, तो OOAA करने पे 4 नंबर तो आ ही सकते हैं ना नीट में। इतनी दूर से एलियन उतर के आ गया भैया, वीडियो गेम खेल रहा था ऋतिक रोशन, इतनी दूर से एलियन उतर के आ गया कि भैया बुला रहे हैं, है ना। एक मशीन थी भैया, वो आपका स्टेबलाइजर था एक्चुअल में, है ना। लाइट जब खराब आ जाती है तो फ्रिज को बचाने के लिए, एसी को बचाने के लिए साइड में जो वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाया होता है, उससे एलियन बुला लिया भाई ने, है ना। DTH का इस्तेमाल करके एलियन बुला लिया। हम तो तब भी 4 नंबर ही कमाना चाह रहे हैं भैया, OA करके, है ना, OA करके हम फिर भी 4 नंबर कमाना चाह रहे हैं। हमारा इंटेंशन तो बढ़िया ही है भाई, ऋतिक रोशन से तो अच्छा ही है ना। यहां पर अगर आप देखें तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में 2 प्रकार के टिश्यूज और होते हैं। डेंस में ये सारी चीजें, फाइबर, सेल्स रेगुलरली पैक हो सकती हैं, तो डेंस रेगुलर टिश्यू इसको कहा जाता है, या इररेगुलरली, रैंडमली पैक हो सकती हैं, तो डेंस इररेगुलर टिश्यू कहा जा सकता है। डेंस रेगुलर के एग्जाम्पल क्या हैं, टेंडन और लिगामेंट, टेंडन और लिगामेंट, है ना। और इररेगुलर का एग्जाम्पल है बीनीथ स्किन, स्किन के नीचे कौन सी चीज कहां पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, सबका ठीक तरीके से लॉजिक देके एक्सप्लेनेशन करूंगा। बस यहां पर ये सारी चीजें लिख लीजिए जिससे कि एक फ्लो चार्ट बन जाए, एक ही स्लाइड में सारा का सारा मामला यहीं पर खत्म हो जाए, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिनमें कुछ ना कुछ बहुत स्पेशल हो, या तो कोई बहुत हार्ड हो या बहुत सॉफ्ट हो, कोई ना कोई तो स्पेशल बात इनमें होनी चाहिए। तो ये जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं, इनको भी हम 2 कैटेगरी में रखते हैं। पहली कैटेगरी स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़े हुए टिश्यू, दूसरा आपका फ्लूइड टिश्यू। तो एक को कहा जाता है स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटन में कौन कौन पाया जाएगा, आपका बोन और कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि बोन में आपका सॉलिड और नॉन प्लायबल मैट्रिक्स पाया जाता है, और कार्टिलेज में सॉलिड और प्लायबल आपका मैट्रिक्स पाया जाता है। यही बोन और कार्टिलेज आपके स्पेशलाइज्ड टिश्यू में आते हैं। दूसरा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड जो बह सकता है, और अगर बह सकता है मेरे दोस्त तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, बहने वाले टिश्यूज क्या हो जाएंगे भैया, यहां पर हो जाएगी आपका ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी सिर्फ आप इनके नाम देख लीजिए। सिंपल सी बात है दोस्त, 3 प्रकार के आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं। कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार के हैं। पहला, जिसमें आपके सेल्स और फाइबर्स बहुत लूजली पैक्ड है, जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, जिनमें फाइबर्स का नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, इन्हें कहा लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा, जिनमें फाइबर्स और सेल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, इसे कहा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ज्यादा फाइबर्स होने की वजह से इसकी डेंसिटी बढ़ गई। और तीसरे, स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू, अगर बहुत स्ट्रांग है, हमारा स्केलेटल सिस्टम बना रहे हैं, तो ये हो जाएंगे आपका बोन और कार्टिलेज। और दूसरा, अगर ये फ्लो कर पा रहे हैं, अगर ये लिक्विड है, इनके अंदर फाइबर्स अगर एब्सेंट है, तो क्या हो जाएगा यहां पर आपका
फाइबर्स अगर यहां पर एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा आपका, ब्लड और लिम्फ हो जाएगा। फाइबर्स अगर एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, बोन और ब्लड और लिम्फ हो जाएगा, सॉरी, राइट। सिर्फ इतनी सी बातें हमको याद करनी थी। अभी इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके सारा का सारा मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन इन सब को आप एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। अभी और चीजें हम लोग करने वाले हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको अभी से समझ लेना है। एक स्पेशल नोट लिख लीजिए, एनसीईआरटी के अंदर ये जो आपका अडाइपोज टिश्यू है, इसको स्पेशलाइज्ड में भी मेंशन किया गया है, यानी ये लूज तो है ही, स्पेशलाइज्ड भी है। क्यों? क्योंकि फैट को स्टोर करता है। तो अडाइपोज टिश्यू कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड specialized tissue since it stores fat. क्योंकि फैट को स्टोर करता है तो इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, स्पेशलाइज बोल दिया। तो कोई पूछे कि क्या ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल है। क्या ये स्पेशलाइज है, बिल्कुल है। दोनों में ही आपका अडाइपोज टिश्यू आ सकता है ना, दोनों में ही आप इसकी चर्चा कर सकते हो। यहां तक सबको क्लैरिटी है? एक बार थम्स अप दे दीजिए जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके। एक बार थम्स अप दे दीजिए। ब्लड लिम्फ सबके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी, एक एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले एरियोलर के बारे में, अडाइपोज के बारे में, टेंडन के बारे में, लिगामेंट के बारे में, इर्रेगुलर के बारे में, देन आपका बोन के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में। इन सबको इंडिविजुअली पढ़ना है एक एक करके। सो डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज को आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, तो टेंशन लेने का काम आपका नहीं है। करेक्ट? चलिए यार, ये थम्स डाउन वाले बच्चे कहां से आते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है कॉन्सेप्ट समझने में, तो प्लीज लेट मी नो, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं और अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। बिकॉज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2024 के सवाल। अभी जो आपका रीनीट का पेपर हुआ है लास्ट संडे, और आपका जो मेन पेपर हुआ था 5 मई को, दोनों के अंदर जितने भी सवाल आए थे, अभी तक हमने जो कंटेंट पढ़ लिया है टिश्यूज में, वो सारे क्वेश्चंस में लेकर आया हूं। एंड आई कैन बेट आपको वो सवाल एकदम केक वॉक की तरह लग रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि आप गार्डन में टहल रहे हैं और उस टाइम पे आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, आप हर एक सवाल का जवाब दे पा रहे होंगे। इतने इजी क्वेश्चंस नीट में आते हैं। हम थोड़ा सा हाई लेवल का इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पता नहीं पेपर का पैटर्न कब चेंज हो जाए। कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, लोग एनटीए के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, है ना। लोग नहीं चाहते कि एनटीए पेपर कंडक्ट करे, और करे तो ढंग से पेपर कंडक्ट करे। अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो आप लोग तो किल हो जाओगे ना भाई, आप लोग तो खत्म हो जाओगे कंपटीशन से, बिकॉज आप एक साल बहुत बेसिक नॉलेज के साथ निकाल चुके होगे। सो माय पर्पस इज टू गिव यू ग्रेट नॉलेज, डिटेल्ड नॉलेज। आप बोलोगे मैं 2 दिन में खत्म करा सकता हूं पूरा का पूरा चैप्टर। आई हैव एक्सपर्टीज इन मेकिंग गुड वन शॉट्स, यू नो दैट वेरी वेल, है ना। आप लोगों ने कहीं ना कहीं मेरे बॉटनी के वन शॉट्स देखे होंगे। 5, 6, 7 घंटे में एक चैप्टर कराने की एक्सपर्टीज है मेरी, उससे सारे सवाल बन भी जाएंगे, लेकिन उससे आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो मैं डेवलप कर सकता हूं यहां पर 10, 12, 20 घंटे में, वो नहीं हो पाएंगे। सो यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स। अगर आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कर जाते हो तो बाकी सारे चैप्टर्स में आपको एज मिल रही होती है, आप बाकी चैप्टर्स में टाइम बचा रहे होते हो। अगर मैं आपको टिश्यूज 4 लेक्चर में करा दूं तो आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में 4 घंटे एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, लोकोमोशन मूवमेंट में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। इससे बढ़िया सारा का सारा एक्स्ट्रा टाइम यहीं दे लेते हैं, चीजों को प्यार से समझ लेते हैं। अब मैं आपको यहां पर ब्लड करा दूंगा, लिम्फ करा दूंगा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर की एनसीईआरटी आपके सामने खोल करके आपको पूरा का पूरा ब्लड लिम्फ करा दूंगा। उस चैप्टर में फिर ये चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहां पर बोन करा दूंगा, कार्टिलेज करा दूंगा, आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू जब मैं आपको कराऊंगा तो न्यूरॉन इतने डिटेल में पढ़ा दूंगा कि आपको नर्वस सिस्टम पढ़ते टाइम बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो प्लीज फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जब आप फिजियोलॉजी में एंटर करोगे तो आपको पता लगेगा कि क्यों मैं इतनी डिटेल में चीजें पढ़ा रहा था। आगे आने वाली सारी चीजें हलवा हो जाएंगी आपके लिए, ट्रस्ट मी ऑन दिस, है ना। थोड़ा सा मुझ पे भरोसा दिखाओ, काम हो जाएगा।
यहां तक सारी बातें करेक्ट हैं, तो हम लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की ओर बढ़ जाते हैं। पहला जो टाइप है यह है एरियोलर, दूसरा है आपका अडाइपोज। पहला है एरियोलर, दूसरा है अडाइपोज। हमने क्या कहा था, ओ ओ ए है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू ओ ओ जाने जाना का एग्जाम्पल क्या था, ए दैट इज एरियोलर एंड योर अडाइपोज, है ना। अब एरियोलर टिश्यू जो है इसके बारे में थोड़ा समझिए। एरियोलर टिश्यू जो है इसके बारे में समझिए। हम हमेशा क्या कहते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जो है ना उसके नीचे पाई जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू। हम हमेशा ये बात कहते हैं सर, बिल्कुल हम ये बात कहते हैं, है ना। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि आपका एपिथेलियल टिश्यू जो है इसको सपोर्ट करने के लिए इसके नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ज्यादातर केसेस में वो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, आपका एरियोलर टिश्यू होता है। यानी जितनी भी जगह आप एपिथेलियल टिश्यू देखोगे आपकी बॉडी में, उसके नीचे पाए जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होगा, मैक्सिमम टाइम एरियोलर टिश्यू होगा। तो क्या ये हमारी बॉडी का सबसे अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है? क्या ये बहुत ज्यादा जगह पाया जाएगा? बिल्कुल। क्या ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? बिल्कुल। जहां जहां आपकी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू है उसके जस्ट नीचे क्या पाया जा रहा है, एरियोलर टिश्यू पाया जा रहा है। तो क्या ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है? बिल्कुल, क्योंकि आपके ऑर्गन्स की लाइनिंग और उनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग कौन बना रहा है, एपिथेलियल टिश्यू। उनके जस्ट नीचे आपका एरियोलर टिश्यू पाया जा रहा है, तो ये भी तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। तो क्या ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है? यस, it is most widely distributed, it is most widely distributed, it is most widely distributed connective tissue, it is most widely distributed connective tissue, right। और मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है ये, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है, इसके पीछे का रीजन देखने की कोशिश करिए। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ये इसीलिए है बिकॉज इट इज प्रेजेंट बीनीथ एपिथेलियल टिश्यू टू सपोर्ट इट। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे पाई जाती है ये, इसको सपोर्ट करने के लिए। तो जहां जहां एपिथेलियल टिश्यू उसके नीचे क्या पाई जाएगी, आपकी एरियोलर टिश्यू की लेयर पाई जाएगी। तो क्या ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है? कई जगह पाई जा सकती है, बिल्कुल पाई जा सकती है, राइट, बिल्कुल पाई जा सकती है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, सेल्स होती हैं, मैट्रिक्स होती है, और क्या होंगे आपके फाइबर्स होंगे, और क्या होंगे आपके फाइबर्स होंगे, राइट। सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स। सेल्स आपके कौन कौन से होते हैं, आपके अलग अलग टाइप के सेल्स हमने देखे। तो यहां पर क्या देखने को मिलते हैं आपको, फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर और मैट्रिक्स बनाएंगे, तो फाइब्रोब्लास्ट यहां पर होंगे होंगे उसके बाद आपके मास्ट सेल यहां पर होंगे होंगे आपके यहां पर मैक्रोफेजेस होंगे होंगे आपके प्लाज्मा सेल और आपके एडिपोसाइट्स भी यहां पर हो सकते हैं। मेन सेल्स आपके यहां पर हमने लिख दिए। मैट्रिक्स जो है किसकी बनेगी, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनेगी। हमने बात की थी कि यूजुअली म्यूकोपॉलीसैकेराइड की आपकी क्या बनती है, मैट्रिक्स बनती है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और फाइबर्स कौन कौन से थे आपके, कोलेजन एंड इलास्टिन थे, कोलेजन एंड इलास्टिन थे, बिल्कुल कोलेजन एंड इलास्टिन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें हमने लिख दी। जहां जहां एपिथेलियल टिश्यू उसके नीचे आपका क्या पाया जाएगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब कनेक्टिव टिश्यू में तीन पार्ट्स होते हैं, सेल, मैट्रिक्स और फाइबर। तीनों की तीनों चीजें जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी उन सब के नाम हमने यहां पर लिख दिए। भाई आपके यही वाले सेल्स लिखे हैं, यही मैट्रिक्स लिखी है म्यूकोपॉलीसैकेराइड की, यही फाइबर लिखे हैं, इसके अलावा और होगा ही क्या, यही सारी बातें लिखी हैं। यानी कुछ नया याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक लाइन याद करनी है कि जहां जहां एपिथेलियल टिश्यू उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू जो पाया जाता है वो यूजुअली एरियोलर पाया जाता है। तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, सबसे कॉमन स्किन। स्किन जो है ये आपकी एपिथेलियल टिश्यू का एक लेयर है ना, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इस
प्रोटेक्टिव एपिथेलियम के नीचे क्या पाया जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू। और वो कनेक्टिव टिश्यू कौन है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल सी बात, राइट? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये आपकी बात है। इसका डायग्राम बना लेते हैं, है ना? ये सारी चीजें आपको डायग्राम में अच्छे तरीके से दिख जाएगी। प्लीज मेक श्योर कि आप डायग्राम बहुत गौर से देख देख के बनाएं। आराम से देखिए कि आपका एरियोलर का डायग्राम कैसा दिखाई देता है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो पाई जाएगी, दैट इज योर फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल कुछ ऐसा दिखाई देगा। फाइब्रोब्लास्ट वो सेल है जिससे फाइबर्स निकलते हैं। फाइब्रोब्लास्ट वो सेल है जिससे आपके फाइबर्स निकलते हैं। तो हम यहां से क्या निकाल देते हैं? आपके कोलेजन फाइबर्स निकाल देते हैं। यहां से हम क्या निकाल देते हैं? आपके कोलेजन फाइबर्स निकाल देते हैं। यहां से हम आपके कोलेजन फाइबर्स निकाल देंगे। बहुत प्यारा डायग्राम बनाएंगे, सारे के सारे सेल्स यहीं पर आपके क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। और डायग्राम आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रहते भी हैं। ये आपका क्या है? ये आपका फाइब्रोब्लास्ट सेल है। तो इस फाइब्रोब्लास्ट सेल में हम लोग न्यूक्लियस भी बना देते हैं। ये आपका फाइब्रोब्लास्ट सेल है जिससे हमने फाइबर्स निकलते हुए, बनते हुए दिखा दिए, दैट इज कोलेजन फाइबर हमने निकलते हुए दिखा दिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है। अब यहां पर आपका बड़ा सा सेल है जिसको हम कह रहे हैं मैक्रोफेज। ये आपका इररेगुलर शेप का जो सेल होता है इसको हम क्या कहते हैं? मैक्रोफेज कहते हैं। ये आपका मैक्रोफेज सेल है। ये आपका मैक्रोफेज सेल है। ठीक है, इस मैक्रोफेज के बाद हम लोग क्या बना देते हैं? इस मैक्रोफेज के बाद हम लोग बना देते हैं मस्त सेल या मास्ट सेल। इसके बाद हम लोग क्या बना देते हैं? मस्त सेल या मास्ट सेल। यहां पर हम लोग मास्ट सेल बना देते हैं, है ना? यहां हम लोगों ने क्या बना दिया? मास्ट सेल बना दिया। यहां इसके बाद हमने क्या बना दिया? इसके बाद हमने बना दिया प्लाज्मा सेल, जो कि आपका क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। प्लाज्मा सेल हमने बना दिए। और यहां पर हमने क्या बना दिए? लेट्स से हम लोगों ने बना दिए एडिपोसाइट फैट सेल्स। तो फैट सेल्स कैसे दिखाई देते हैं भैया? फैट सेल का न्यूक्लियस पाया जाता है एकदम कोने पे, क्योंकि ये फैट स्टोर करने वाले सेल हैं। तो इनमें ज्यादातर जो पार्ट है इन सेल्स का वो फैट स्टोर करने में ही काम आता है। तो इस मेजर पार्ट में आपका क्या स्टोर हो रहा होगा? फैट स्टोर हो रहा होगा। और इसका न्यूक्लियस आपका कोने में धक्का मार के सरका दिया गया होगा, क्योंकि मेन पार्ट में फैट स्टोर करना है। तो ये आपका क्या है? एडिपोसाइट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपका यहां पर क्या हो सकता है? यहां पर आपका इलास्टिन फाइबर भी पाया जा सकता है। तो इलास्टिन फाइबर्स भी यहां पर पाए जा सकते हैं। इलास्टिन फाइबर भी यहां पर पाए जा सकते हैं, राइट? इस हिसाब से इलास्टिन फाइबर भी बीच बीच में हम लोग बनाते रहेंगे। ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम है। आराम से देखिए हमने यहां पर क्या क्या बनाया। बहुत प्यार से देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हम लोगों ने यहां पर क्या क्या बनाया? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ये जो आपका सेल है इसे हम क्या कह रहे हैं? ये जो आपका सेल है इसको हम कह रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये जो आपका सेल है इसको हम क्या कह रहे हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल। सबसे पहले सारे सेल्स देख लेते हैं। मेन 5 प्रकार के हमने सेल्स पढ़े थे। ये है आपका फाइब्रोब्लास्ट सेल। दूसरा जो आपका सेल है ये क्या हो जाएगा? आपका एंटीबॉडी बनाने वाला प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा मस्त मस्त सेल, राइट? तीसरा हो जाएगा आपका मस्त सेल। मस्त सेल बना रहा था 3 केमिकल्स, हेपरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा? यहां पर ये हो जाएगा आपका मैक्रोफेज। यहां पर ये हो जाएगा आपका मैक्रोफेज। यहां पर हो जाएगा आपका मैक्रोफेज। एंड यहां पर ये आप देखेंगे फैट स्टोरिंग सेल। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? इसको हम लोग कह देंगे एडिपोसाइट। इसको हम कह देंगे एडिपोसाइट। तो इन एडिपोसाइट्स का नंबर थोड़ा कम होता है एरियोलर टिश्यू में, है ना? एक आधी एडिपोसाइट पाई जा सकती है। तो यहां पर आपका एडिपोसाइट भी हो गया। ये आपका क्या है भैया जी? ये आपका फाइबर है जो बन रहा है फाइब्रोब्लास्ट से।
तो इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर। एक बात जो एनसीईआरटी ने आपसे छुपा ली है वो ये है कि कोलेजन फाइबर आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, यानी ये क्या है, अनब्रांच्ड है। एनसीईआरटी में लेबल कर लीजिएगा, है ना, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं एनसीईआरटी का असली डायग्राम। और दूसरा अगर आप देखें तो ये जो आपका यहां पर येलो कलर में मैंने बनाया है, ये क्या है, आपका इलास्टिन फाइबर है। और इलास्टिन में हमने क्या दिखाई है, ब्रांचिंग दिखाई है। यहां तक आपका इलास्टिन आया, फिर दो भागों में ब्रांच हो गया, यहां तक आपका इलास्टिन आया, फिर दो भागों में ब्रांच हो गया, यानी इलास्टिन क्या है, आपका ब्रांच्ड है। तो कोई पूछ ले इलास्टिन और कोलेजन में फर्क, तो कोलेजन आपका ज्यादा स्ट्रेंथ देता है जबकि इलास्टिन ज्यादा इलास्टिसिटी देता है। इलास्टिन आपका ब्रांच्ड है जबकि कोलेजन आपका क्या है, स्ट्रेट है, राइट, जबकि कोलेजन आपका क्या है, एकदम स्ट्रेट है। ये आपका पूरा का पूरा एरियोलर टिश्यू का डायग्राम है। हमने क्या क्या बोला था, देखिए हमने कहा था कि एरियोलर टिश्यू जो है इसमें आपके जो भी सेल्स हमने डिस्कस किए हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो पाए जाएंगे। क्या क्या डिस्कस किया हमने, फाइबर और मैट्रिक्स बनाने वाला फाइब्रोब्लास्ट, मस्ट सेल, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल और एडिपोसाइट, पांचों के पांचों हमने डायग्राम में दिखा दिए। आपका इररेगुलर शेप का सेल है मैक्रोफेज, मोटा सा सेल है एडिपोसाइट यानी फैट सेल, प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडी बना सकता है, मास्ट सेल जो कि हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन बना सकता है, एंड इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट सेल जिससे फाइबर निकल रहे हैं, इससे कोलेजन फाइबर बनते हैं। कोलेजन फाइबर सीधे सीधे हैं यानी अनब्रांच्ड है, और ये येलो कलर का जो फाइबर है ये आपका क्या है, इलास्टिन, ये आपका ब्रांच्ड है। एंड यहां पर देखोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये आपकी मैट्रिक्स है। ये काला काला जितना पार्ट बच गया ये क्या है, आपकी मैट्रिक्स है। ये काला काला जो पार्ट बच गया ये क्या है, आपकी मैट्रिक्स है मेरे दोस्त। तो ये आपका क्या हो गया, एरियोलर टिश्यू हो गया। दिस इज द डायग्राम ऑफ एरियोलर टिश्यू। दिस इज द डायग्राम ऑफ एरियोलर टिश्यू। ये एरियोलर टिश्यू का डायग्राम है। बस इसके डायग्राम से एक आधी बात आपसे कुछ पूछी जा सकती है और कोई बात आपसे नहीं पूछी जा सकती पेपर में। सिंपल सा डायग्राम है, करेक्ट। सेकेंडली अगर आप देखें तो दूसरी चीज हमारे यहां पर क्या हुई सर, अडाइपोज टिश्यू। अडाइपोज टिश्यू क्या है, अडाइपोज टिश्यू कंटेन्स adipose cells या फैट सेल्स। भाई आपने खाना खाया, उस खाने से आपको एनर्जी मिलती है, आप खाने को डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेशन के बाद आपको एनर्जी मिल जाती है। लेकिन कई बार आप एक्सेस फूड जो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट तो आपका जो अनडाइजेस्टेड है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, फीकल मैटर के थ्रू यानी सुसु पॉटी के थ्रू आपकी एडिशनल चीजें बाहर निकल जाएंगी। लेकिन कुछ चीजें आप बॉडी में स्टोर करना प्रेफर करते हो फॉर फर्दर यूज। तो आप क्या करते हो, स्किन के नीचे फैट की एक लेयर बना लेते हो जो कि आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। अब आपको कोई मारेगा तो ये फैट की लेयर आपको एक कुशन की तरह सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी, है ना, आपको एक तरीके से आप देखें तो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगी। एंड अल्टीमेटली दिस इज एन इंसुलेटिंग लेयर, तो आपको इंसुलेशन भी प्रोवाइड करेगी, है ना। और जब जरूरत पड़ेगी तो आप इस फैट को यूज भी कर सकते हो फॉर एनर्जी पर्पस, राइट। तो यहां पर ये जो फैट सेल्स हैं इसमें क्या होता है, दीज सेल्स स्टोर्स फैट, है ना, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, आपने कुछ ज्यादा खा लिया है तो उसमें से कुछ चीजें एक्सक्रीट हो जाएंगी, बची हुई एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड इन आवर बॉडी। आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट आपका क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ये सेल्स आपके कैसे दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इफ दिस इज अ फैट सेल, इफ दिस इज अ फैट सेल तो इसका न्यूक्लियस जो है कोने पे पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो मेन जगह है इस सेल की, ये जो मेन इलाका है इसमें हम लोग क्या भर देंगे, इसमें हम लोग फैट भर देंगे। ये जो आपका इलाका है इट इज फैट स्टोरिंग एरिया, इट इज
फैट स्टोरिंग एरिया। और एक फैट सेल का काम है ज्यादा से ज्यादा फैट स्टोर करना, तो वो जगह को वेस्ट नहीं करता है, न्यूक्लियस को कोने में खिसका देता है। ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। तो एक एडिपोसाइट्स जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, रिंग जैसा। आपने वेडिंग रिंग देखी होगी, है ना? तो वेडिंग रिंग जो होती है उसके ऊपर हीरा लगा होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये हीरे की तरह दिखाई दे रहा है, और ये आपका उंगली डालने की जगह है, राइट? फैट स्टोरिंग एरिया जो है ये आपका बीच की जगह है। तो 2D डायग्राम अगर आप देखें तो आपको कुछ ऐसा ही डायग्राम दिखाई देता है, जहां बीच में फैट स्टोरिंग एरिया है, ये मेन एरिया, एंड यहां पर ये आपका न्यूक्लियस है जो कोने में खिसक गया है, राइट? ये आपको यहां पर देखने को मिला। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये फैट कहां स्टोर किया जाता है ना? एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आपके कहां स्टोर किए जाते हैं? बीनीथ स्किन, स्किन के नीचे। सर एरियोलर भी आपका स्किन के नीचे, अडाइपोज भी स्किन के नीचे, बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम है भाई? सबसे ऊपर आपकी एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है, उसके नीचे उस एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो आपको हर जगह पर चाहिए, वो है एरियोलर टिश्यू। और उसके नीचे भी अगर फैट स्टोर है तो क्या दिक्कत है? इतनी मोटी लेयर है, कर लो कई चीजें स्टोर। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच कैन बी प्रेजेंट बिलो द स्किन, मल्टीपल थिंग्स। तो कोई दिक्कत नहीं है कि एरियोलर और अडाइपोज दोनों स्किन के नीचे पाई जा रही हैं, बिल्कुल पाई जा सकती हैं, है ना? एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो है आपका एरियोलर, और उसके नीचे भी हमने फैट जमा कर दिया है, दैट इज योर अडाइपोज, राइट? चलिए, शानदार। यहां तक क्लैरिटी है? फटाफट बताइए। देखिए मैं आपको एक और डायग्राम बता देता हूं, एंड देन हम लोग एनसीईआरटी की ओर चलेंगे। ये आपका क्या है? ये आपका अडाइपोज टिश्यू है। अडाइपोज टिश्यू में क्या होते हैं? आपके फैट सेल्स होते हैं, राइट? गोल मटोल कई सारे आपके क्या होते हैं? फैट सेल्स होते हैं। मैंने क्या बताया? इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है आपका कोने पे, और मेन जो इलाका है वो किस लिए यूज किया जाता है? आपका फैट स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। मेन इलाका फैट स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। तो ये मेन इलाका फैट स्टोरेज के लिए यूज किया जा रहा है, ये मेन इलाका फैट स्टोरेज के लिए यूज किया जा रहा है, ये मेन इलाका फैट स्टोरेज के लिए यूज किया जा रहा है, ये मेन इलाका फैट स्टोरेज के लिए यूज किया जा रहा है, राइट? इसको अगर आप लेबल करना चाहो तो अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये आपका फैट स्टोरिंग इलाका है ना? और ये आपका न्यूक्लियस है, यहां पर ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और ये आपका फैट स्टोरिंग इलाका हो गया। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका फैट स्टोरिंग एरिया हो गया। न्यूक्लियस और फैट स्टोरिंग एरिया आपको यहां पर देखने को मिला। ये किसके पार्ट हैं? एग्जाम्पल क्या है यहां पर? अडाइपोज टिश्यू। ये है आपका अडाइपोज टिश्यू, ये है आपका अडाइपोज टिश्यू, करेक्ट? ये है आपका अडाइपोज टिश्यू। चलिए दोस्त, यहां तक बातें क्लियर हैं? जो पीछे पढ़ा था वही सारी बातें रिपीट कराई हैं। अब अगर आप देखें तो मैं आपको एनसीईआरटी का भ्रमण करा के लेके आता हूं, और आपको पता लगेगा कि एनसीईआरटी में बहुत कम इंफॉर्मेशन दी है, और आप एनसीईआरटी की धज्जियां उड़ा देंगे टाइम आने पर। आराम से देखिए, मैंने आपको बताया कि कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी का मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, क्योंकि सबसे भारी बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जांपल है। इतना सारा ब्लड आपकी बॉडी में है, वो भी आपका कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जांपल है। तो कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है आपकी बॉडी का, करेक्ट? यहां पर देखिए इसका नाम ही कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये बाकी सारे के सारे टिश्यूज को क्या करती है? सपोर्ट करती है, कनेक्शन प्रोवाइड करती है, राइट? तो अलग अलग प्रकार के टिश्यूज हो सकते हैं, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकते हैं, जैसे आपका ब्लड है, लिम्फ है, और आपके स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं, बहुत हार्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका बोन है, राइट? तो कार्टिलेज है, बोन है, अडाइपोज टिश्यू है, ब्लड है, ये अलग अलग प्रकार के आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। अडाइपोज यहां पर याद करना जरूरी था, ये फैट स्टोर करता है, ये भी स्पेशलाइज्ड में ही आता है, ठीक है?
ब्लड जो है इसमें फाइबर्स नहीं पाए जा रहे होते, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो है आपका बढ़िया तरीके से फ्लो करता रहे, तो इसमें फाइबर्स की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप हैं उनमें कोलेजन और इलास्टिन फाइबर पाए जाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी है सेफ यानी SEF यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, है ना। ये जो आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं ये आपके मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड सिक्रीट करते हैं, जिनको हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, जो कि आपकी मैट्रिक्स बना रहे होते हैं, राइट। तो अलग अलग प्रकार के आपके सेल्स हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार के फाइबर्स हो जाएंगे एंड आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो डिफरेंट टाइप के आपके टिश्यूज होते हैं लूज, जिनमें आपके फाइबर्स और सेल्स लूजली पैक्ड हैं, बीच में बहुत सारी मैट्रिक्स भरी हुई है, आपके फाइबर्स का नंबर कम है। दूसरा डेंसिटी बढ़ गई है, फाइबर्स का नंबर ज्यादा है। और स्पेशलाइज्ड, या तो ये फ्लूइड हो सकते हैं या आपके बहुत हार्ड हो सकते हैं, यानी आपके स्केलेटल टिश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी बोन, जैसे कि आपकी कार्टिलेज, एंड ये आपके क्या हो सकते हैं, फ्लूइड भी हो सकते हैं, जैसे आपका ब्लड एंड योर लिम्फ। ये देखिए डायग्राम आपका, ये जो आपका सेल है जिससे फाइबर्स निकलते हुए दिख रहे हैं, कोई आपसे पूछ ले ये सेल कौन सा है, भाई इस सेल से फाइबर्स निकल रहे हैं, तो ये सेल कौन सा हुआ, ये सेल हुआ फाइब्रोब्लास्ट। तो ये फाइब्रोब्लास्ट का न्यूक्लियस और ये आपका क्या हो गया, फाइब्रोब्लास्ट सेल हो गया, करेक्ट। ये आपका फाइब्रोब्लास्ट है। ये आपको इर्रेगुलर सी शेप का जो सेल देखने को मिला, ये क्या था, आपका मैक्रोफेज था, यहां हमने मैक्रोफेज लिख दिया, करेक्ट। तीसरा, यहां पर अगर आप देखें तो ये आपका न्यूक्लियस है और ये फैट स्टोरिंग एरिया है। अगर आप देखें तो ये क्या है, आपका फैट स्टोरिंग अडिपोसाइट है, जिसकी लेबलिंग एनसीईआरटी में नहीं करी, तो आप अडिपोसाइट लिख सकते हैं। ये जो फाइबर आपका निकल रहा है फाइब्रोब्लास्ट सेल से, कोलेजन फाइबर है, कोलेजन फाइबर है, ये हमने लिख दिया। और ये जो फाइबर है जो ब्रांचिंग शो कर रहा है, कोलेजन तो सीधा सीधा आ रहा है, ये जो ब्रांचिंग शो कर रहा है इन पॉइंट्स पे, ये जो ब्रांचिंग शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज योर इलास्टिन, दैट इज कॉल्ड एज योर इलास्टिन। तो आपका इलास्टिन फाइबर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। मास्ट सेल जो है ये भी आपको यहां देखने को मिल रहा है, मस्ट सेल भी यहां देखने को मिल रहा है। ये गोल मटोल प्लाज्मा सेल है, जिसकी एनसीईआरटी में लेबलिंग नहीं कर रखी है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये प्लाज्मा सेल है, ये आपकी ब्लड वेसल है, ये एडिपोसाइट है, इनकी लेबलिंग नहीं कर रखी है एनसीईआरटी में। नीट 2023 में सवाल पूछा गया था लास्ट ईयर कि मास्ट सेल किस में पाया जाता है, आपका एरियोलर में या अडाइपोज में। तो अडाइपोज में तो सिर्फ आपके फैट वाले सेल पाए जा रहे हैं, फैट स्टोरिंग सेल पाए जा रहे हैं, तो आपका किस में पाया जाएगा, ये आपका एरियोलर में पाया जाएगा, है ना। यहां पर अगर देखो आप अडाइपोज की शक्ल, तो न्यूक्लियस को कोने में धक्का मार दिया है और ये जो सबसे मोटा एरिया है, बड़ा एरिया है, इसमें आपका फैट स्टोर किया जा रहा है। दिस इज योर अडाइपोज टिश्यू। तो अडाइपोज जो है ये फैट स्टोर करने में मास्टरी हासिल कर चुका है, क्योंकि इसका ज्यादातर एरिया जो है वो फैट स्टोर करने के लिए खाली रखा जाता है। तो ये बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, फैट को स्टोर करके बीनीथ द स्किन ये पाए जाते हैं। और आपका एरियोलर टिश्यू कहां कहां पाया जाता है, जहां जहां एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है उसके जस्ट नीचे क्या पाया जाएगा, आपका कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। ज्यादातर टाइम वो एरियोलर टिश्यू ही होता है, तो इसीलिए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपकी बॉडी में खूब सारी जगह पाया जा सकता है। तो आपकी जो स्किन की लेयर है ये भी आपकी एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है, इसके जस्ट नीचे भी क्या पाया जाएगी, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, दैट इज एरियोलर। उसके नीचे आप फैट भी स्टोर कर सकते हो, तो आपका अडाइपोज भी स्किन के नीचे ही पाई जा सकती है, करेक्ट है। यहां तक क्लियर है, क्लियर है सर, है ना, यहां तक क्लियर है। अब देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, यहां जो सेल्स हैं और फाइबर्स हैं ये लूजली अरेंज्ड हैं, यानी इनकी डेंसिटी बहुत कम है। ग्राउंड सब्सटेंस में, फ्लूइडी ग्राउंड सब्सटेंस में इतना यहां पर कम डेंसिटी है कि फ्लूइडी ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें से सेल और फाइबर बहुत कम मात्रा में पाए जा रही है, जैसे कि एरियोलर टिश्यू, है ना। ये आपका कहां पाया जाता है, बीनीथ द स्किन। स्किन एक एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है, इसके जस्ट नीचे क्या पाई जाएगी, आपकी लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, एरियोलर टिश्यू की लेयर। इट सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां एपिथेलियल टिश्यू उसके जस्ट नीचे सपोर्ट के लिए क्या चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू। अधिकतर टाइम वो कौन सा टिश्यू होगा आपका, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होगा, एरियोलर होगा। तो आपका ये एपिथेलियम को सपोर्ट भी करता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं जो कोलेजन फाइबर बनाते हैं, मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं, मास्ट सेल पाए जाते हैं, ये सब हमने डायग्राम में देखा। और सेकंड टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू है अडाइपोज टिश्यू। अडाइपोज टिश्यू है ये भी आपका बीनीथ द स्किन पाया जा सकता है फैट स्टोर करने के लिए। तो इनमें स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, फैट स्टोर करते हैं।
तो हमारी बॉडी में जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनको हम फैट में कन्वर्ट कर देते हैं और अडाइपोस टिश्यू उनको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। यह सवाल आपका नीट 2014 और 2022 में पूछा गया है। लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल अडाइपोस टिश्यू, और ये क्या स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है। सिंपल सी बात, इतनी सी जगह से 2 लाइनों से आपका 2 साल सवाल पूछा गया है और बहुत रीसेंट सवाल भी पूछा गया है। करेक्ट। अब मैं आपको कुछ सवाल दिखाता हूं भाई, देखिए थोड़ा सा तैयार हो जाइए दोस्त, है ना, थोड़ा सा तैयार हो जाइए। पंचायत के सवाल हैं आपके सामने, है ना। तो ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच से तो हम सवाल करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको नीट के पीवाईक्यू करा रहा हूं। आज तक हमने जो पढ़ लिया है, अभी तक हमने सारी जो बातें पढ़ ली हैं उसको हम लोग अभी रिव्यू करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आराम से इस लेक्चर को आपने अगर ठीक से देखा है तो आप रिव्यू कर पा रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को। अगर नहीं भी कोई एग्जाम्पल याद हुआ है तो पीछे मुड़ के देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली वो क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो नीट 2024 में आए थे। पढ़ लो भैया ये क्वेश्चन आराम से, और मैं आपको 45 सेकंड का टाइमर लगाकर दे रहा हूं। देखिए नीट 2024 री लिखा है मैंने, यानी पिछले संडे जो पेपर हुआ है इसका ये सवाल है। पिछले संडे ताजा ताजा गर्मा गर्म क्वेश्चन है, कढ़ाई से निकलते ही आप तक पहुंचाया गया है। स्क्वैमस एपिथेलियम कहां पाई जाती है? स्क्वैमस एपिथेलियम 2 ही एग्जांपल पढ़े थे हमने। ब्लड वेसल की जो वॉल है, एक तो उस पे, है ना, इजीली डिफ्यूज कर पाती है चीजों को, और आपका एयर सैक्स ऑफ अल्वियोलाई या फिर एयर सैक्स ऑफ लंग, तो आपका क्या हो जाएगा यहां पर, वॉल्स ऑफ ब्लड एपिथेलियम हो जाएगा। तो स्क्वैमस का आपका यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सिलिएटेड, सिलिया कहां कहां पाया जा रहा था? अगर सूडो स्ट्रेटिफाइड था तो ट्रैकिया में, सिलिया का नाम बाकी हमने एनसीईआरटी में 2 ही जगह देखा था, आपका ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, आपका फेलोपियन ट्यूब दिया हुआ है, तो सिलिएटेड में कोई कंफ्यूजन नहीं रही, फेलोपियन ट्यूब मार्क कर देंगे। ग्लैंडुलर यानी कुछ सिक्रीट करने वाला, तो इन दोनों में से क्या सिक्रीट कर रहा है कोई? इनर लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियास सिक्रीशन करता है, उसकी डक्ट नहीं, है ना। तो डक्ट जो है यहां पर क्या पाया जाता है? मोटी डक्ट है तो कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाएगा, छोटी डक्ट है तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाएगा। इसके ऊपर है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या बनाता है? म्यूकस बनाता है, सिक्रीट कर रहा है म्यूकस को, तो ग्लैंडुलर हो गया। एंड कंपाउंड अगर आप देखें तो बचा हुआ क्या हो गया आपका? लार्ज डक्ट ऑफ पेनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड। मार्क कर दो भैया कौन सा आएगा यहां पर। आपका ए का क्या आ गया? 3 आ गया, ए का 3 इस जगह पर है और नीचे है ना, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। दूसरा आ गया आपका बी का 4। बी का 4 आपका कहां है? सिर्फ नीचे वाले पे है, तो डी वुड बी आंसर। उत्तर क्या हो गया? डी आ गया। चैट सेक्शन में लिख के बताइए, डी आ गया है, बहुत शानदार, डी आ गया है, कमाल। अरे भाई साहब, ए तो भैया पहले ही एलिमिनेट कर सकते थे ना। स्क्वैमस जो है इसमें 2 कहां आ रहा है? पैनक्रियाटिक डक्ट में स्क्वैमस क्या कर रही होगी? अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हो तो पैनक्रियाटिक डक्ट में या तो आपका क्यूबॉइडल पाया जाएगा या आपका कंपाउंड पाया जाएगा, तो ये तो एकदम ही गलत हो गया। अच्छे तरीके से मार्क करना है मेरे दोस्त। स्पैमिंग कोई भी कर सकता है, चैट में आकर के भाषण कोई भी दे सकता है, क्लास के बीच में टीचर को डिस्टर्ब कोई भी कर सकता है, लेकिन जब सवाल करने की बात आती है ना, उस टाइम पे सारी की सारी नॉलेज धरी रह जाती है उन बच्चों की जो क्लास में ध्यान नहीं देते। मेरा पर्पस यह है कि आप क्वेश्चंस को ठीक तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो एग्जामिनेशन में। इतना आसान सवाल था ये, जिसको आप बहुत प्यार से बना सकते थे। सारा एनसीईआरटी बेस्ड यहां पर डेटा आपसे पूछा गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, पहले वो कर लेते हैं, फिर हम आपसे थोड़ी और बातें कर रहे होंगे। यह क्वेश्चन भी आराम से हो सकता है, मैं कह रहा हूं दिस इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आप बोलोगे सर अभी तक पढ़ाया नहीं है, मैं आपको बिना किसी एनसीईआरटी की लाइन का रेफरेंस लिए हुए सिर्फ एक पॉइंट से पूरा क्वेश्चन निकाल करके दिखाऊंगा। दिस इज अ सुप्रीमली लॉजिकल क्वेश्चन। इसमें सिर्फ 30 सेकंड का टाइम मैं दूंगा। एलिमिनेशन टेक्निक यूज करिए, मैं आपको सिर्फ इतना हिंट दे सकता हूं। अगर एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज कर गए देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इजीली। आराम से देखिए दोस्त, बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आराम से देखिए क्या बोला हुआ है। In which of the following connective tissue the cells secrete fibers of collagen और elastin? किस किस में फाइबर प्रेजेंट है? अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि इन सब में फाइबर हो सकता है, दुनिया के किसी भी टिश्यू में फाइबर हो सकता है, पर ब्लड में तो पक्का फाइबर नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था अगर ब्लड में फाइबर हुआ तो वो बेचारा फ्लो ही नहीं कर पाएगा। फ्लो ही नहीं कर पाएगा तो आपका क्या हो जाएगी? ब्लड वेसल चोक हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो आपके ब्लड में तो फाइबर बिल्कुल नहीं होगा, तो ब्लड में तो फाइबर बिल्कुल नहीं होगा, ब्लड में तो फाइबर बिल्कुल नहीं होगा, ब्लड में तो फाइबर बिल्कुल नहीं होगा। एलिमिनेशन टेक्निक। और मैं अभी भी कहता हूं कि कई बच्चों ने गलत कर दिया होगा, क्योंकि हम लोग बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते दोस्त।
मैंने आपको अभी अभी बताया था कि फाइबर्स ब्लड और लिम्फ में नहीं होते। अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल करते तो ये सवाल जो है कितना आसान था, सिर्फ 33% बच्चों ने सॉल्व किया है। आपको थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्त, तब जाके मजा आएगा जीवन में, है ना। अगला सवाल देखिए, चलिए, भूल चूक माफ। अगला सवाल अब ये भी नहीं कर पाए तो भैया फिर इससे आसान तो मैं कुछ नहीं दे सकता। 45 सेकंड का टाइम ले लीजिए क्योंकि आप गलतियां कर रहे हैं। अब मैंने कल आपको सेल सेल जंक्शन पढ़ाया था, इससे आसान मैं आपको कोई सवाल नहीं दे सकता आज के दिन में। आई एम सॉरी, बट अगर आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाए तो आपको एक बहुत तगड़े रिवीजन की जरूरत है क्योंकि सारा कंटेंट पढ़ाया हुआ है। अब आप लोग अगर काम नहीं करोगे अपनी स्किल्स के ऊपर, आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो यार मैं क्या ही कर लूंगा। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ जंक्शन एंड देयर रोल इन आवर बॉडी। यानी आपको सेल सेल जंक्शन का नाम दिया हुआ है और उसके फंक्शन का नाम दिया हुआ है, फंक्शन का काम दिया हुआ है, आपको मैच करना है। एडहेरिंग जंक्शन फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को एडहेरिंग जंक्शन फैसिलिटेट करता है। कम्युनिकेशन मतलब सेल्स के बीच में मटेरियल्स का आदान प्रदान, आदान प्रदान मतलब साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो रहे हैं, तो क्या होगा बीच में, गैप होगा, गैप जंक्शन की बात है ये। टाइट जंक्शन हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग, ढक्कन टाइट कर दिया था हमने तो लीकेज रुक गई थी, एकदम सही बात है। टाइट जंक्शन हेल्प टू परफॉर्म सीमेंटिंग, सीमेंट का मतलब चिपकाना। एडहेरिंग जंक्शन, एडहेसिव का इस्तेमाल होगा इसमें, एडहेरिंग जंक्शन की बात थी। गैप जंक्शन क्रिएट गैप बिटवीन सेल्स एंड टिश्यू, है ना। अब क्रिएटिंग गैप बट फॉर व्हाट, बट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। तो ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है लेकिन हमें एक बेस्ट स्टेटमेंट मिल चुकी है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। हमारा उत्तर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। 74% बच्चों ने सही कर दिया है यार, गुड, है ना। आप लोग ट्रैक पे आ रहे हो धीरे धीरे। और देखो 2024 का क्वेश्चन, देखो सारे 2024 के क्वेश्चन थे, ताजा ताजा आए हुए हैं। 45 सेकंड का टाइम ले लीजिए, चलिए। पहला जो है आपका यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल है। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर, एक ऐसा सेल जो कुछ सिक्रीट कर रहा हो, क्या सिक्रीट करेगा, म्यूकस सिक्रीट करेगा। ऐसे सेल को क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल कहते हैं। तो क्या है, गॉबलेट सेल हो जाएगा। दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम या तो स्किन में पाया जाता है फॉर प्रोटेक्शन पर्पस या फिर आपका डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में पाया जाता है। एनसीईआरटी में ये एग्जांपल्स आपके बहुत अच्छे तरीके से आपको बताए हुए हैं, है ना। कंपाउंड, इसके अलावा मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनिशियल पार्ट ऑफ इसोफेगस, फीमेल का वजाइनल पार्ट, एनल पार्ट, है ना। कान की जो ओपनिंग है इसके जस्ट अंदर के जो कुछ टिश्यूज हैं, मतलब प्रोटेक्शन जहां जहां पे करनी है वहां वहां कंपाउंड एपिथेलियम आएगा। मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, है ना। मल्टी सेलुलर ग्लैंड कुछ बना रहा हो तो सलाइवरी और पेनक्रियास दोनों के दोनों मल्टी सेलुलर है। एंडोक्राइन कौन सा है, सलाइवरी ग्लैंड जो है सिर्फ और सिर्फ एंजाइम बनाता है, सलाइवरी अमाइलेज। एंडोक्राइन पेनक्रियास है, इंसुलिन बनाता है, हार्मोन बनाता है। तो मल्टी सेलुलर क्या हो गया आपका, सलाइवरी हो गया। ठीक है, तो उत्तर क्या आ गया, यूनिसेलुलर का 3, ए का 3, ए के 3 से ही निकल गया था भैया, इसमें तो गलती होने का कोई चांस नहीं है। इसमें तो लेट से अगर आपको कुछ नहीं भी आता था तो भी आप इतने प्यार से सॉल्व कर सकते थे, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ए का 3 अगर आपने मार्क कर दिया, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर अगर आपने मार्क कर दिया तो खेल खत्म हो जाता है, आपका उत्तर एकदम सही आ जाता है। 82% लोगों ने, बहुत बढ़िया यार, शानदार, 82% लोगों ने सही कर दिया है। आइए, मैंने आपको बताया कि जहां जहां एपिथेलियल टिश्यू वहां वहां कनेक्टिव टिश्यू, ज्यादातर टाइम ये कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होगा। एपिथेलियल टिश्यू को फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करता है, एरियोलर या अडाइपोज। अडाइपोज तो आपका फैट स्टोर करता है, लेकिन जहां जहां कनेक्टिव, जहां जहां सॉरी एपिथेलियल, उसके नीचे कौन सा कनेक्टिव पाया जाएगा, आपका एरियोलर, आपका एरियोलर, है ना। डेंस पे तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है, अभी हम लोगों ने सिर्फ एरियोलर अडाइपोज पढ़ा है। इसमें से हमें पता है अडाइपोज का काम होता है फैट स्टोर करना, और एरियोलर आपका किसको सपोर्ट कर रहा होगा, एपिथेलियल टिश्यू को। तो एपिथेलियल टिश्यू के लिए फ्रेम कौन तैयार करता है, आपका एरियोलर टिश्यू तैयार करता है, राइट। सिंपल है, सिंपल है सर, ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ए। 90% लोगों ने सही कर दिया है यार, कमाल। अब देखिए, अब मैंने आपको एक इमेज बना के बताई थी, इमेज बेस्ड सवाल है। फाइब्रोब्लास्ट यानी फाइबर और मैट्रिक्स बनाने वाले सेल, मैक्रोफेजेस इर्रेगुलर शेप के सेल, और मस्त मस्त सेल आपके कौन से टिश्यू में पाए जाएंगे, एपिथेलियल टिश्यू में। क्या एपिथेलियल में आपने मस्त सेल की बात की, मैक्रोफेज की कहीं बात की, नहीं की। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या आपने बात की, यस बात की।
स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, मसल में इनकी हमने अभी तक बात नहीं करी है, मसल हमने नहीं पढ़ा है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी किसमें ये पाए जा रहे थे, फटाफट लिख के बताइए। लूज कनेक्टिव टिश्यू लिखने से काम नहीं चलेगा, मुझे एग्जैक्ट एग्जांपल बताइए। एरियोलर में ये सारी चीज थी या अडाइपोज में? मैंने आपको बताया था अडाइपोज टिश्यू फैट स्टोर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां तो सारे के सारे जो सेल्स थे वो सिर्फ फैट स्टोरेज का काम कर रहे थे। लेकिन जो उसके साइड में हमने कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाया था, बहुत मस्त डायग्राम बनाया था, उसमें मस्त सेल भी थे, मैक्रोफेज भी थे, प्लाज्मा सेल भी थे, फाइब्रोब्लास्ट भी थे, कोलेजन फाइबर भी थे, इलास्टिन फाइबर भी थे, मैट्रिक्स भी थी, कई सारे सेल्स आपके पाए जा रहे थे। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया गया, वो भी कौन सा, एरियोलर टिश्यू। शानदार, एरियोलर टिश्यू, बहुत बढ़िया। यह है आपका 90%, कमाल कमाल। बस ये हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन देखे। एक और कर लो भाई। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, आपकी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके फैट के फॉर्म में स्टोर हो गए। कौन से टिश्यू में, एरियोलर, अडाइपोज, डेंस रेगुलर या डेंस इरेगुलर? कौन सा आपका ऐसा टिश्यू है जो कि फैट को स्टोर करता है? नाम से ही पता लग रहा है ना। फैट को स्टोर करने वाले सेल्स को एडिपोसाइट कहा जाता है। तो कौन से टिश्यूज के पार्ट होंगे, आपके एडिपोज टिश्यू के पार्ट होंगे, यानी अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, राइट, बी आ जाएगा। यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा, फैट से रिलेटेड है तो अडाइपोज टिश्यू या एडिपोज टिश्यू आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। 30 सेकंड भी कई बार कितने ज्यादा लगते हैं, जब क्वेश्चन बहुत आसान होता है तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग मार्क कर देते हैं, राइट। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अडाइपोज टिश्यू हो जाएगा। लगभग 90% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को ठीक तरीके से क्रैक कर दिया है। ओके, इनमें से कुछ चीजें हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे, कुछ पॉइंट्स हमें नहीं पता है अभी, तो अभी हम कर नहीं पाएंगे। ये देखिए 2024 के क्वेश्चन थे, 2024 का मेन पेपर का क्वेश्चन, 2024 री का क्वेश्चन, 2024 री का क्वेश्चन, 2024 री का क्वेश्चन। इस बार 4 सवाल पूछे गए हैं आपके नए वाले पेपर में। मस्कुलर टिश्यू से भी एक सवाल था जो कि मैं अगले से अगले लेक्चर में लेके आऊंगा जब हम मस्कुलर टिश्यू अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे। एंड अगर आप देखें तो जो नीट का पेपर हुआ था 5 मई को, जो कि हमारा मेन पेपर था, उसमें भी कुछ और सवाल थे आपके टिश्यू वाले पार्ट से। 2 सवाल और थे, एक कनेक्टिव टिश्यू से था, तो जब कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग लेके आएंगे। एक न्यूरल टिश्यू से था। और इतने बेसिक बेसिक सवाल आते हैं, राइट, बहुत जनरल सवाल आते हैं। इनमें से आपको 4 में से कोई 2 भी पता हो तो भी आप मार्क कर सकते हो। इसमें तो हमारा पहला जो था ऑप्शन, उसी से आपका उत्तर मार्क हो गया था, आपका गॉबलेट सेल वाले से। इतने इजी इजी सवाल आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, राइट, इतने इजी इजी सवाल हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। और बताइए दोस्त। ओके यार, एक छोटी सी बात करनी है आपसे। प्लीज मेक श्योर कि आप मुझे ईमानदारी से अपना जवाब बताएं, मेरे लिए बहुत जरूरी है ना। क्योंकि जब भी मैं क्लास में आता हूं, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई बेस्ट एंड एवरी टीचर ट्राई टू गिव देयर बेस्ट। दिस इज अ न्यू बैच, वेरी न्यू बैच, एंड आई एम रिप्लेसिंग समवन एल्स। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं इसमें बेस्ट परफॉर्म करूं, एंड आई थिंक मैं काफी अच्छे तरीके से आपको चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे बताइए कि आपको सीरियसली मुझसे पढ़ना है या नहीं, ऑनेस्टली, है ना। डोंट लाई, गिव इट अ पोल, जो आपको बताना है बताइए। मैं इस बैच को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मुझे यार पर्सनली ना डेली डेली ऐसी बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत सिंपल, बिल्कुल साधारण आदमी हूं। अगर आप मुझसे कभी पर्सनली मिलेंगे या आप मेरी बाकी क्लासेस देखेंगे, मेरे बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा दैट आई एम नॉट दैट गाय जो डेली डेली आपके साथ माथा फोड़े या डेली आप पे एग्रेशन दिखाए या आपको कभी गुस्सा करे आपके ऊपर। मैं उस तरीके का हूं ही नहीं। मैं चीज़ों को बहुत कामली, बहुत पेशेंस के साथ हैंडल करता हूं। अगर आपको मैं नहीं पसंद तो दैट्स कंप्लीटली फाइन, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हर टीचर सबको पसंद आ जाए ये जरूरी नहीं है दोस्त, है ना। आई कांट बी नंबर 1 ऑलवेज। कहीं कहीं ऐसी है चीजें कि मुझे हो सकता है आप ना पसंद कर रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, तो दैट्स कंप्लीटली फाइन। अगर आपको मुझसे नहीं पढ़ना मत पढ़िए, लेकिन क्लास में जो ये चल रहा है दिस इज रियली नॉट गुड, है ना। इसको देखकर मैं बहुत डिसहार्टन फील कर रहा हूं कि मतलब थम्स अप से ज्यादा बार बार कोई आकर के अचानक से एक ही बच्चा 100 बार थम्स डाउन दबाना या फिर लड़कियों से बातें करना, फोन नंबर मांगना। देखो यार, ना मैंने कभी ये चीजें करी हैं। एक बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट रहा हूं लाइफ में, जहां बैठा हूं वहां एक्सेल किया है। मुझे इस बैच में जब आने के लिए बोला गया तो आई वॉज वेरी हैप्पी।
बिकॉज मुझे एक नया बैच मिल रहा था, नए स्टूडेंट, नए दोस्त मिल रहे थे 11th क्लास में, आपके साथ एक बॉन्डिंग एस्टेब्लिश करना चाह रहा था मैं। लेकिन अगर आप में से 2-3% बच्चा भी ऐसा है जिसको लगता है कि यार आपको मुझसे नहीं पढ़ना, तो या तो आप दूसरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या आप मुझे भी बोलेंगे तो आई कैन गिव अप, जो कि मेरी जिंदगी का उसूल नहीं है गिव अप करना, पर सच में यार मैं डेली डेली ये बातें नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं हमेशा अपनी क्लास पूरी लेता हूं। आज 20 मिनट पहले ही, मैं जानता हूं वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं जानता हूं फिनाले है, जानता हूं कि आप इंडिया को लेकर के बहुत एक्साइटेड हैं, मैं भी हूं। हालांकि मेरे को मैच में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी मैं ये चाहता हूं कि इंडिया जीते, चाहे मैं मैच देखूं ना देखूं, लेकिन अल्टीमेटली वो एक अर्ज रहती है, आपको मैच देखना है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट व्हाट यू आर डूइंग इन द चैट सेक्शन इज कंप्लीटली रॉन्ग एट द सेम टाइम। ये चीजें बहुत गलत हैं भाई, है ना। तो अगर मेरे भाई आपको नहीं पढ़ना, आप एक बार थम्स अप थम्स डाउन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं टीम से बात कर लूंगा, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं टीम से बात कर लूंगा यार, हो सकता है आपको कोई अच्छा टीचर मिल जाए, है ना, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट ये क्लास में डेली डेली ये रहेगा तो दिक्कत होगी यार, आपको ही दिक्कत होगी, है ना। मैं यार रिकॉर्डेड ले लूंगा, मैं चैट ऑफ कर दूंगा, आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, है ना, आपको मुझे झेलना पड़ेगा फिर। बात यह है, प्यार से गाड़ी चलती रहे तो ज्यादा बेटर है ना। अब आप चाह रहे हो मैं सेकंड क्लास में आपके साथ मस्ती शुरू कर दूं, मैं गाना गाना शुरू कर दूं, भाई मेरा फोटे वो है ही नहीं, है ना, वो मैं करता ही नहीं हूं, तो मैं कुछ और बनने की कोशिश नहीं कर सकता यार आपके सामने, समझो। मेरी रेस कुछ और है मैं अलग तरीके से भाग रहा हूं, अलग दिशा में भाग रहा हूं, अलग गोल्स के लिए भाग रहा हूं, तो मैं किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं कर सकता, ना मुझे करनी चाहिए, और ना किसी और को मुझ जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए, वरना हम जो कर रहे हैं हम उसमें भी फेल हो जाएंगे। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एवरी टीचर इज यूनिक, सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज हैं। अब आप किसके साथ सिनर्जाइज कर रहे हैं दैट्स कंप्लीटली योर कॉल, और हर टीचर मस्त पढ़ाता है भाई, है ना, आपको अगर समझ में आ रहा है दैट्स फाइन। आप अगर कह रहे हो बहुत डिटेल हो रहा है सर, बेसिक बेसिक पढ़ाओ, एनसीईआरटी पढ़ा के निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, एनसीईआरटी भी इनफ है। लेकिन उस एनसीईआरटी के ऊपर आप जब किसी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप ही मुझे आके परेशान करेंगे, सर आपके पढ़ाए हुए लेक्चर में से क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्या करें। तो आई एम थिंकिंग ऑफ लॉन्ग रन एस्पेक्ट्स, कि हम लोग कैसे चीजों को बहुत पॉजिटिवली और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो आप टेंशन मत लो, ऐसा कोई बुराई नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, एंड आई रिस्पेक्ट योर चॉइस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहां ये सब आता है, देखो 97% आता है, पर फिर क्लास में स्पैमिंग चलती है, बताओ क्या करें। और इसमें से भी 2-3% वो स्पैमर्स ही हैं, राइट, जो पूरा जोर लगा के कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा हिलाया जाए इस पोल को। देखो यार मैच है, जल्दी जाना है, जा सकते हो, लेकिन अभी नेक्स्ट क्लास से ये सब ना हो तो बेटर है। आप बोलोगे सर मस्ती करो, आप सोचो ना मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, आप ये सोचिए, आपको टाइम पे सिलेबस खत्म मिल जाएगा, लेकिन अब मुझे बहुत कम टाइम में उसी चीज को, उसी सिलेबस को बहुत इफेक्टिवली कराना है। आप मेरे ऊपर सोचिए कितना बर्डन है, कि मैं चीजें बहुत डिटेल में भी कराना चाहता हूं और आपका सिलेबस भी मुझे टाइम पे खत्म कराना है। उस बीच में अगर मस्ती मजाक चल गया, एक बहुत बड़ा सर्किट अगर हम लोगों ने शुरू कर दिया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना दोस्त, बहुत दिक्कत हो जाएगी, और आपको दिक्कत होगी यार, मुझे तो क्या ही होगी। आई एम वेल सेटल्ड, है ना, आई वॉज अ गुड रिसर्चर, आई एम डूइंग माई ओन रिसर्च नाउ, इसके अलावा आई एम अ वेरी एस्टेब्लिश्ड ऑथर, मेरे को दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत आपको हो जाएगी। अब देखो वो थम्स डाउन वाला फिर चल गया, अब यहाँ पे 97% है, वो थम्स डाउन जिसको करना है वो करेगा ही, वो कहीं ना कहीं आपका और मेरा सबका ध्यान खींचता है, बस बात यह है, राइट। सर स्पैमर्स को इग्नोर करो, हाँ यार करना तो पड़ेगा ही, मतलब मेरे को इस चीज से थोड़ी अश्योरेंस मिली है कि आप लोग बहुत पॉजिटिव हो इस चीज को लेके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, है ना। लेकिन अगली क्लास से थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। आप में से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी मुझसे कनेक्टेड हैं, प्लीज लेट मी नो, बहुत डिटेल में चल रही है हालांकि चीजें। अगर आपको सिर्फ एनसीईआरटी या ऊपर 5-10% कंटेंट चाहिए तो भी इट्स फाइन, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें। लेकिन हाँ फिर मुझे मत कहना सर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नहीं बन रहे, भाई जितना तगड़ा तब करोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा अपने आप को घिसोगे, उतना ही रिजल्ट आएगा। अब वो आप जो बोलोगे वो मैं करवा दूंगा, मेरे अंदर सब कराने का पोटेंशियल है। आप कहेंगे कि मुझे एक दिन में एक चैप्टर करा दीजिए, मैं वो भी करा सकता हूं। आप कहोगे मुझे 10 लेक्चर में एक चैप्टर करना है, मैं वो भी करा सकता हूं, इट्स टोटली अप टू यू, है ना, एक बार मुझे बता दीजिएगा। चलिए थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन अप, है ना। आपका होमवर्क यहां पर मेंशन है, प्लीज मेक श्योर कि आप इस होमवर्क को कर ले। थोड़ी सी हमारी 2 स्लाइड्स बची हुई थी, पर उसको हम कल कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका होमवर्क है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ज्यादातर जो क्वेश्चन है आपके यहां पर बन जाएंगे,
कुछ आपके जो लूज कनेक्टिव टिश्यू के क्वेश्चंस हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा लेवल के हैं, वो हम कल कर लेंगे, प्लस डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हम लोग कल परसों के लेक्चर में कंप्लीट कर रहे होंगे, है ना। डन डन डन, थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डिटेल पढ़ाइए, ठीक है, देख लेंगे थोड़ा हम लोग, एक और पोल करा लेते हैं, चलो यार, है ना। थोड़ा भावनाओं में बहना मत, देखना लॉन्ग रन में देखना भाई, पेपर बाहर से आ जाएगा तो मुझे मत कहना। सिर्फ एनसीईआरटी चलें, स्ट्रिक्ट एनसीईआरटी प्लस 15-20% कंटेंट, जिससे आपके पूरे पूरे पीवाईक्यू बन जाए, या फिर जैसा हम चल रहे हैं वैसा ही चले, है ना। दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी, जो आप बोलोगे वो कर लेंगे, बट हाँ इसके बाद फिर ज्यादा दिक्कत मत करना आप मेरे साथ, है ना। सिंगल चॉइस है, हाँ ए और बी में से मार्क कर दो, जो भी आएगा देख लेंगे हम लोग, जैसा आप बोलोगे, है ना। आई एम कंप्लीटली कंफर्टेबल, मेरे लिए तो आसानी है ना। आप बोलोगे सर ये करा दो एनसीईआरटी प्लस 15%, मेरा तो हर चैप्टर 5 क्लास में कंप्लीट हो रहा होगा, मेरे लिए तो बहुत आसान है। आप लोग भी एकदम मुझसे दबा के प्यार करोगे, है ना, कि सर वाह जितना आपने पढ़ाया उतना सारा समझ में आ गया। लेकिन अगर 2 क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से बाहर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, जो आपका 360 में से 360 स्कोर करने का गोल है वो चूक जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि आप 360 में से 360 स्कोर करें। आने वाले अर्जुना बैचेस में आई विल बी टीचिंग यू बॉटनी ऑल्सो, है ना, अर्जुना 4.0 में पॉसिबली, तो जाहिर सी बात है वहां पर आप मुझसे बॉटनी भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं, कंबाइंड पैकेज हमारा हो जाएगा, जो कि आपको एकदम कंप्लीटली हेल्प कर रहा होगा टू गेट 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स। तो अब टोटली सब आप पे ही डिपेंड करता है दोस्त, है ना, जो आप बोलोगे वैसा कर लेंगे। लेकिन अगले लेक्चर से प्रॉब्लम ना हो यार हमारे बीच में, है ना, एक दो लोगों की वजह से जो बार बार स्पैम करते हैं। स्पैमर्स को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको जितना पैसा बाहर से मिल रहा है मुझे एक बार बता देना, आई ट्राई, आई चेक माय फंड्स, अगर मेरे पास उतना पैसा हुआ मैं आपको दे दूंगा, बट डोंट डिस्टर्ब अदर स्टूडेंट्स जो कि पढ़ना चाह रहे हैं ना, बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है उनकी लाइफ का। ओके 82% बोल रहे हैं जैसा पढ़ा रहे हो वैसा पढ़ाओ सर, बहुत अच्छी बात है यार, खेल ही खत्म हो गया, अब अपनी बात से मुकरेंगे नहीं हम सब लोग, है ना, मर्द के बच्चे हैं। अब आपने जो बोला है उसको हम लोग करेंगे, राइट, चले। और कोई बुरा नहीं लग रहा भाई, कोई बुरा नहीं लग रहा। अगर आपको लग रहा है कि सर बुरा मान गए तो ये गलत है ना, मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मैं हमेशा बच्चों की साइड ही खड़ा रहता हूं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली मुझसे डिस्कस करें, सब चलता है। तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, डोंट वरी, मैं इन सब छोटी मोटी चीज़ों का बुरा नहीं मानता। देयर आर अ लॉट ऑफ बैचेस गोइंग ऑन, हर बच्चा मुझे जानता है कि मेरा व्यवहार कैसा है, आई एम वेरी सिंपल गाय, सो डोंट वरी, इन छोटी मोटी चीज़ों से मुझे ऑनेस्टली कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ मैं चाह रहा हूं कि मैं अपना 100% दूं, और मैं आपसे भी वो 100% एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को बेस्ट दिखना है। वी आर इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, हम लोग इतने सारे कंपेटिटर से घिरे हुए हैं कि जब आप बैठेंगे ना किसी कंपटीशन में, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो पड़ोसी है जो आपको देख के हंस रहा है ना, वो भी आपको पेलने की फिराक में है कि कैसे आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाए, कैसे उसका एक क्वेश्चन ज्यादा हो जाए, एंड अल्टीमेटली देयर वुड बी अ गैप ऑफ 5 मार्क्स, वो सीट लेके निकल जाए और आप ना ले पाए। सो एवरीवन इज ट्राइंग टू सी यू एज अ फेलियर। आपके आसपास जितने भी लोग हैं आपकी फैमिली मेंबर्स के अलावा, वो सारे के सारे आपको फेल देखना चाहते हैं। अब आप खुद भी अपने आप को एज अ फेलियर एक्सेप्ट कर लेते हैं या नहीं, ये टोटली आपकी जील के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने आप को एज अ फेलियर परस्यू नहीं करना चाहते फॉर एंटायर लाइफ, तो आपको आज काम करना पड़ेगा। और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि यार अपने बस का कुछ नहीं है, तो आपके अंदर कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशन जगा ही नहीं सकता, क्योंकि इट्स एन इनहेरेंट थिंग, वो आपके अंदर से ही आती है। तो अगर आप मोटिवेटेड हैं तो काम हो जाएगा, काम करने को तैयार हैं तो हो जाएगा, और नहीं काम करने को तैयार तो दुनिया का कोई भी आदमी आपके अंदर जान नहीं फूंक सकता, आपसे काम करवा ही नहीं सकता। जिस दिन मैं ये ठान लूं कि मुझे खाली ही बैठना है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं उठा सकती मेरे बेड से और मुझसे काम नहीं करा सकती। ये तो अपनी इंटरनल ग्रिट है जो रोज सुबह हमको हिलाती है और कहती है कि चलो भैया उठो, काम पे लगो और दुनिया में कुछ वैल्यूज ऐड करो, जिससे कि लोग आपको देख करके थोड़ा सा इंस्पायर हो सकें और कुछ सीख सकें। So if you want to become that person, the game is on. And अगर मीडियोकर लाइफ जीनी है तो भाई कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल काम करते हैं, हमेशा मेहनत करने से बचते हैं, और लाइफ में एक तौर पे जाकर सोचते हैं कि यार पहले मेहनत कर ली होती तो अच्छा होता। आज मेहनत नहीं करोगे, आज टाइम पास करोगे, ग्रेजुएशन में मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं भी कुछ भी ग्रेजुएशन करो, चाहे बीएससी करो, वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, मास्टर्स एंट्रेंस फोड़ने होंगे, मास्टर्स में मेहनत नहीं करोगे पीएचडी एंट्रेंस नहीं फूटेगा, पीएचडी में मेहनत नहीं करोगे अच्छे रिसर्चर अच्छे प्रोफेसर नहीं बनोगे, फिर बच्चा आकर के गाली देगा,
है ना, बड़े साइंटिस्ट जो हैं जिनके अंडर काम कर रहे हो वो गाली देंगे, एंड अल्टीमेटली लाइफ विल बी ऑन अ मीडियन ट्रैक। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग आज मेहनत कर लें जिससे कि आगे की चीजें बहुत मस्त निकले, है ना। चलिए, अरे मैं ठीक हूं भाई, मुझे इन सब चीजों से जेन्युइनली कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट आई कैन हैव, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए। जो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो थोड़ा कंसर्न दिखा रहे हैं, इट्स वेरी गुड, तो आई अप्रिशिएट दिस, है ना। लेकिन हम लोग आगे से बहुत मेहनत करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे, वादा करके जाओ यार, है ना। सो एक बार चैट सेक्शन को भर दो, वादा करो कि भाई अब से बहुत मेहनत करेंगे, वी विल वर्क वेरी हार्ड, विल वर्क वेरी डिसेंटली, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ये अल्टीमेटली आपके लिए ही कर रहे हैं, है ना। चलिए, थैंक यू दोस्त, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धीरे धीरे सब करेंगे भाई, है ना। धीरे धीरे एक बार सिलेबस ट्रैक पे आ जाए, टिश्यू खत्म कर लें, कॉकरोच फ्रॉग खत्म कर लें, थोड़ा सा ना मन खुश हो कि हाँ यार सिलेबस को ट्रैक पे ले आए हैं हम लोग, मस्ती मजाक भी होना शुरू होगा, सारे काम होना शुरू होंगे, डोंट वरी, है ना। चलिए, कमाल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शानदार। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से। वर्ल्ड कप देखो यार, आपका एंड का टाइम थोड़ा खराब कर दिया मैंने, है ना, टॉस वॉस हो चुका होगा शायद। वर्ल्ड कप देखिए आराम से, इंडिया को जिताइए, लेकिन मंडे से अपने काम पे लग जाइए, एंजॉय योर वीकेंड, और उसके बाद हम लोग और काम पे लगते हैं। करेक्टिव टिश्यू कोशिश करेंगे कि अगले वीक हम लोग खत्म कर लें, उसके अगले वीक मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू कंप्लीट कर लें, बीच में एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ेगी तो वी विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास ऑल्सो, राइट। चलिए, लॉट्स ऑफ लव मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग दिस लव ऑन मी, है ना। मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ आप सभी लोगों को, एंड थैंक यू सो मच बीइंग अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, माफ़ी चाहूँगा आज के लिए, है ना। अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ी, लेकिन बहुत मेहनत करेंगे हम लोग, एंड विल बिकम द बेस्ट बैच, है ना। हम लोग यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे, बस मेरे साथ अलाइंड रहना, जो हम कर रहे हैं उसको साथ साथ करते रहना, आगे धमाल मचाते हैं हम लोग, राइट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एक्टिव रिकॉल करा देंगे यार नेक्स्ट लेक्चर में, अभी आप लोग जाइए, क्योंकि अदरवाइज फिर स्पैमिंग स्टार्ट होने लगेगी वर्ल्ड कप की। कंप्लीटली फाइन, आप लोग जा सकते हैं, मैं भी चलता हूं। एक्टिव रिकॉल कंप्लीट करा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पूरा का पूरा अभी तक जो पढ़ा है कनेक्टिव टिश्यू में पूरे का एक्टिव रिकॉल करा देंगे, राइट। चलो, थैंक यू, बाय।